So, welcome back to our channel. This is ऋषि यादव and you are watching Bros Girl to सरकारी. So, without any further delay, मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को। और इससे पहले जो कि हमने कवर किए थे, हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं। उनमें से जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन पूरे के पूरे हिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने पूरी की पूरी हिस्ट्री का टाइमलाइन, साथ ही में हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आपके सामने बार बार आएंगे उनको डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 2 में जो हमने देखा था स्टोन एज देखा था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। चैप्टर नंबर 3 में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, वैदिक एज। बाय द वे मैं बता दूं कि यहीं से आज से हमारी हिस्ट्री शुरू हो गई है। अब हमारी हिस्ट्री शुरू हो गई, इसका मतलब ये है कि भैया अभी तक हिस्ट्री नहीं चल रही थी। तो हिस्ट्री इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग चैप्टर 1 और 2 में डिस्कस कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि जब तक हमको एविडेंस ना मिल जाए और प्लस तब तक हम एविडेंस को समझ ना पाएं कि उनमें क्या लिखा है, हम लोग उसको हिस्ट्री का पार्ट नहीं मानेंगे, बल्कि हम लोग उसको प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट मानेंगे। सो वी वर कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। लाइक हमने यहाँ पे पढ़ा था आईवीसी के सामने में, आईवीसी के बारे में। सो जो पार्ट था वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट था। आज से जो वैदिक एज है, यहाँ पे आप देखेंगे ना कि यहाँ पे आपको वेदास देखने को मिलते हैं और वेदांग देखने को मिलते हैं, बहुत सारी उपनिषद देखने को मिलते हैं, सारे रिटन फॉर्म में देखने को मिलते हैं। वो तो ठीक ही है, इंस्क्रिप्शन में मिलते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेन चीज है कि अब हम इनको समझ पा रहे हैं, और जैसे ही हम समझ पा रहे हैं तो हमने इसको क्या कंसीडर कर दिया कि यहाँ से जो हमारी हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो फिर वो आईवीसी इंक्लूड होता है, स्टोन एज भी इंक्लूड होता है, वैसे सिलेबस का पार्ट होता है वो, ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री हमारी यहाँ से वैदिक एज से स्टार्ट हो गई है। तो चलो फिर बिना किसी तरीके स्टार्ट कर देते हैं। एक बात और आपको पता है कि जब हम लोग आईबीसी के बारे में पढ़ रहे तो लगभग आईबीसी का जो हमने डिक्लाइन देखा था वो 700 से लेके 1600 बीसीई के बीच में देखा था, है ना। और ये टाइमलाइन आप ये समझो कि जैसे ही आईबीसी खत्म होने लगता है वहीं पे हम लोग को वैदिक एज की स्टार्टिंग देखने को मिलती है 1500 बीसी से लेके 500 बीसी के अराउंड। ओके, ये वही पीरियड है। इनको बेसिकली वैदिक एज क्योंकि बोला गया, वैदिक एज को इसलिए बोला गया क्योंकि इस टाइम पे वेदास को लिखा गया था। और ये जो वैदिक एज है इसको 2 टाइम पीरियड में बेसिकली डिवाइड कर देते हैं हम लोग कि 1500 से लेके 1000 आपका एक अलग हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1000, और एक 1000 से आपका जो 600 या कहो 500 तक का जो टाइम पीरियड है वो अलग हो जाएगा। जो ऊपर वाला होगा उसको हम बोलेंगे अर्ली, क्योंकि ये पहले के वेदा हैं। ये होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेटर वेदा। जो अर्ली है उसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया, सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया, लिखा नहीं गया, कंपोस्ट हुआ। या फिर ये समझो कि बेसिकली ऋग्वेद का जो पीरियड है उसको हम लोग अर्ली वैदिक बोलते हैं, और जो बाद में आके जो 3 वेदों का पीरियड है उसको हम लोग लेटर वैदिक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो ये टाइम पीरियड है ये पूरा का पूरा वेदास का टाइम पीरियड है, इसलिए इसको हम वैदिक एज बोलते हैं। और वेदास में आपको बता दूं ये हिंदुइज्म के सबसे ओल्डेस्ट मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्केयर टेक्स्ट है। मतलब इन्हें बहुत रिलीजियस चीजें लिखी रहती हैं। स्केयर टेक्स्ट आप जानते हैं ना, सारे के सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पे आपको उपनिषद वगैरह भी देखने को मिलेंगे। इनका जो स्टार्ट हुआ था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद हुआ था। यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो पहले लोग सेमी नोमैडिक थे वो धीरे धीरे सेटल्ड एग्रीकल्चर, अब ये सेटल्ड एग्रीकल्चर मतलब ये है कि अब आप एक जगह रहने लगे हो, आपने सेटलमेंट्स बना लिए हैं और आप अब एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करने लगे हो। तो ये इंसान कैसे करने लगा, बहुत सारे चेंजेस भी और बहुत सारा ट्रांजिशन भी हम देखेंगे। पहले इंसान कैसा था, ट्राइब्स में रहता था, पास्टोरल था। अब पास्टोरल भैया क्या होता है, पास्टोरल बेसिकली पास्चर्स होते हैं। बाद में डिस्कस किए थे पहले, स्टिल बता देता हूं। पास्चर्स क्या होते हैं, पास्चर्स होते हैं बड़े बड़े घास के मैदान, जहां पे लोग बेसिकली क्या करते हैं, हर्डिंग करवाते हैं जानवरों की। तो पहले लोग जमीन की तलाश में नहीं घूमते थे, पहले लोग घूमते थे पास्चर्स की तलाश में। तो यहाँ पे भी लोग अर्ली वैदिक एज में पास्चर्स की तलाश में घूमेंगे, बट लेटर वैदिक आते आते लोगों को फिर जमीन की नीड होगी, इसलिए फिर वो जंगलों को भी काटेंगे। किसकी वजह से, आयरन की मदद से। अभी तक नहीं काट पा रहे थे। और ये आयरन, ये जो आपने टाइम पीरियड बोला कि भैया 1000 के बाद से ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, 1000 से ही क्यों होता है, क्योंकि लगभग 1000 बीसी के आसपास हमको आयरन की डिस्कवरी या फिर आयरन का यूज बहुत ही एक बड़ी मात्रा में देखने को मिलने लगता है। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सब मैं आपको बता दिया, ये भी बता दिया। इंपॉर्टेंट ये याद रखो कि इस टाइम पीरियड में आपको जो सोशल हायरार्कीज, रिचुअल्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे, वही जाके जो आगे आने वाली इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन सिविलाइजेशन है, उसको शेप देंगी या फिर उसको इन्फ्लुएंस करेंगी या फिर उस पर इंपैक्ट डालेंगी। तो चलो, अब सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम लोग वैदिक एज स्टार्ट करते हो तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो रहने वाले लोग हैं, अब बेसिकली इस एज में जो लोग रहते थे वो खुद को क्या बोलते थे, आर्यंस बोलते थे। तो हम लोग पहले जान लेते हैं आर्यंस है कौन।
ये कहाँ से आए, इन्होंने कहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आए, और सोसाइटी, क्योंकि आपको ये तो पता है कि पहले से यहाँ पे थे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पहले हड़प्पन्स थे, है ना, और अगर कोई बाहर से बाहर आ रहा है तो उसको इसी पार्ट से आना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि इन्होंने या तो हड़प्पन से लड़ाई करी होगी, या तो जब एकदम हड़प्पन खत्म हो गए फिर ये आए, या फिर इन्होंने ही हड़प्पन को खत्म करा। इसी वजह से जो आर्यन इन्वेजन वाला थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे कि आर्यन ने इन्वेड किया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों पे, इसलिए उसको थोड़ा प्रोमिनेंट माना जाता है, इसलिए काफी लोग उस पर डिबेट भी करते हैं। ओके, तो आर्यन जब यहाँ पे आए, अच्छा पहले जान लेते हैं कहाँ से आए, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कहने वाला था। ओरिजिन, माइग्रेशन, सोसाइटी। तो पहले ओरिजिन की बात करें तो आर्यंस वर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पोक संस्कृत। आर्यंस वो लोग थे जो कि संस्कृत बोला करते थे। ओके, क्योंकि पहले जो लैंग्वेज जो बोला करते होंगे लोग, वो हम लोग को पता नहीं है क्या लैंग्वेज बोलते थे, बट जो आर्यंस थे वो संस्कृत बोला करते थे, और वो बिलोंग करते थे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से। जो संस्कृत है ना, ये आपकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। अब ये है क्या है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, तो बेसिकली ये समझो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली जो है वहां से बहुत सारी लैंग्वेज निकली है, उनमें से एक संस्कृत भी है, बस ये आपको जानना है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि इंडो आर्यन, ईरानियन, ग्रीक, लैटिन जिसको रोमांस बोलते हैं, ग्रामिक, कैलेटिक, स्लेविक, पेलेटिक, ये सारी यहाँ से निकली हुई हैं। और जो इंडो यूरोपियन है वो वर्ल्ड की, ये समझ लो कि सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, लैंग्वेज फैमिली, जहाँ से बहुत सारी फैमिलीज निकली हुई हैं, जिसमें आप देखोगे तो यूरोप, ईरान और बहुत सारा साउथ एशिया का पार्ट भी कवर्ड रहता है। ओके, और इसमें आप कुछ अगर वर्ड्स को मिला के देखोगे ना तो आपको लगेगा ये वर्ड सेम है, जैसे मैत्र, मदर, पित्र, फादर, त्रयास, थ्री, है ना। और लैटिन में देखोगे तो जैसे मेटर, पीटर, ट्रीज, ये आपको सेम लगेंगे। इंग्लिश में देखोगे तो मदर, फादर, ट्रीज, ये सेम लगेंगे। देखो मेटर, मदर, पेटर, फादर, ट्रीज, थ्री, तो ये आपको सेम लगेंगे, है ना। और इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दिस प्रूव अ कॉमन प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, एंसेस्टर लैंग्वेज। तो सीधा ये बात है, ये एक कॉमन लैंग्वेज आपको बता देते कि यहीं से है ना, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, यहीं से बहुत सारी लैंग्वेजेस निकली है जो आगे जाके बस गए। अब देखो दिक्कत ये होती है कि आप जो बोल रहे हो कि प्रोटो इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज है, तो भैया जो यूरोपियन से वही हम हैं क्या? अगर आपको ये लग रहा है तो कह सकते हैं। काफी लोग ये बोलते हैं कि ये जो आए सेंट्रल एशिया से आए। अच्छा रुको, वायदा भी उसके हम लोग बारे में बात करेंगे, क्योंकि माइग्रेशन की थ्योरी भी है ना, तो उसके बारे में भी देख ही लेते हैं। तो एक जैंडिया अवस्थिया करके ईरान का एक ये रिचुअल थोड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो उसमें बेसिकली हाइम्स, रिचुअल्स, लॉस और मोरल कोड्स के बारे में लिखा हुआ है कि सही क्या है, गलत क्या है। और वही सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो हमको ऋग वेदा या फिर वेदास में देखने को मिलती है। तो मानते हैं कि ये और वो, मतलब ये बेसिकली उसका साफ साफ इसको क्या बता रहा है, ये उसको प्रूव कर रहा है कि हाँ भैया ये लोग थे वहीं से आए हुए थे, ठीक है, उस इलाके से। और ये बोग जक्वई इंस्क्रिप्शन जो कि टर्की में देखने को मिली, ये बेसिकली हेटेस्कस में देखने को मिली, जो कि कैपिटल थी हेटिटी एम्पायर की। बिल्कुल नहीं जानना है कौन सा एम्पायर है, कौन सी कैपिटल है, बस आप ये याद कर लीजिए कि यहाँ पे बार बार मेंशन देखने को मिलता है वैदिक गॉड्स, जैसे इंद्र, मित्र, वरुणा, नास्त्य। तो इन गॉड का जब बार बार मेंशन देखने को मिला तो हमको लगा कि यार यही तो हम लोग को ऋग वैदिक में देखने को मिल रहा है, यही हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे लोग यहाँ से आके यहाँ बसे थे। तो यही चीजें हैं, इसी वजह से इन पर बात होती है कि ये लोग कहाँ से आके बसे। बाय द वे किसी को कंफर्म नहीं है कि कहाँ से आके बसे, या फिर एकदम आपको कंफर्म बता दे कि हाँ हाँ यहीं से आके बसे। थ्योरीज बहुत सारी हैं, चलो उन थ्योरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। दे वर बिलीव टू हैव माइग्रेटेड इंडिया अराउंड 1500 BC। वो बात तो थी कि बाहर से आए थे, बट कहाँ से आए थे ये किसी को नहीं पता। लोग मानते हैं कि जब जो इंडिया में आए तो लगभग 1500 BC के अराउंड आए, ये बात हमको भी पता है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल थ्योरीज रिगार्डिंग दिस ओरिजिन। काफी अलग अलग थ्योरीज हैं इस ओरिजिन के लिए कि ये लोग कहाँ से आए भैया, इन लोग का जन्म कहाँ हुआ होगा, ये इंडिया में क्यों आए। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी इनके बारे में एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। वो बताते हैं कि जो भी आर्यंस हैं वो आए हैं आर्कटिक रीजन से, और इन्होंने इस चीज पे अपनी बात को प्रूव करने के लिए या फिर डिटेलिंग में चीजों को बताने के लिए आर्टिक होम इन द वेदास को भी लिखा था। इसलिए इस बुक के बारे में नियम याद रखिएगा। बाकी अगर पॉलिटिकल एजेंडा की बात करें तो फिर ये एडोल्फ हिटलर जो एडोल्फ हिटलर, वो भी ये चीज़ों के बारे में लिखे थे। उन्होंने बताया कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे। और बाय द वे ये इन्होंने इस आइडिया को रेशियल प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती भी बताते हैं कि जो आर्यंस है वो बाय द वे तिब्बत से आके माइग्रेट हुए होंगे। काफ़ी सबके अलग अलग थे, बट जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है मैक्स मुलर की, जो कि बताते हैं कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। ओके, और हमको भी पता चलता है कि इंडिया में आने के लिए आपको इसी पार्ट से आना पड़ेगा, है ना। इसी वजह से हम लोग भी इसी चीज को मानते हैं कि मोस्टली जो आर्यंस आए होंगे वो सेंट्रल एशिया से आए होंगे। ओके, माइग्रेशन और सेटलमेंट। अब माइग्रेट कर गए, सबसे पहले भैया आके बसे कहाँ। और देखो एक बात ये याद रखो कि ये लोग जो लोग थे वो वैसे नहीं थे, वैसे मतलब क्योंकि जो यहाँ पे लोग रहते थे वो कोई और थे। यहाँ के जो लोग रहते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, डी से कुछ जरा नेम था, जरा मुझे कोई कमेंट करके बताएगा। द्रविड़ लोग, जो कि पहले से इंडिया में रहते थे, और ये थोड़े से डार्क स्किन्ड थे,
है ना। इन्हीं को बाद में जाके जब ये बाहर के लोग आर्यंस आते हैं तो इनको ये दासूस बोलते हैं, दासा बोलते हैं, दास बोलते हैं, बाद में जाके जिसका मतलब काइंड ऑफ स्लेव हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, फिलहाल आप माइग्रेशन और सेटलमेंट की बात समझ लीजिए। आर्यन फर्स्ट सेटल इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो आर्यन जब पहले पहले आते हैं। अब सुनो हमारी बात, अब कोई ये रफ मैप है, रफ मैप नहीं, कुछ ज्यादा ही रफ हो गया। ये रफ मैप है, ठीक है। और यहाँ पे वो लोग आएंगे तो यहाँ से आप कोई घुसोगे तो आप नॉर्थ इंडिया में ही पहले आओगे, सीधा यहाँ तो आओगे नहीं। यहाँ पहले से कौन थे? द्रविड़ लोग, क्योंकि वो पहले से मूल निवासी थे यहाँ के, अपने इंडिया के माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बसोगे। तो वही बात है कि सबसे पहले जो लोग हैं वो कहाँ पे बसे? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। अब ईस्ट में भी आप नहीं गए, अभी आप गंगा यमुना आपने पार नहीं कराया, अभी आप इसी साइड हो। ओके, तो जो माइग्रेट करते हैं आर्यंस पहले कहाँ करते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, स्पेशली इन द पंजाब एंड अफगानिस्तान वाला एरिया, जिसको हम लोग सप्त सिंधु रीजन भी बोलते हैं। अब सप्त सिंधु बोल रहे हो तो भैया 7 रिवर्स की बात हो रही है, तो हम उन 7 रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहली जो रिवर्स हो जाती है वो होती है सरस्वती, सिंधु, बितास्ता, अक्सिनी, इरावनी जिसको पुरुषनी भी बोलते हैं, इरावती, बिपाशा, शतुद्री जिसको शतुद्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो सरस्वती तो आपको पता ही होगी, ये एक स्केर्ड रिवर से मतलब पूजनीय रिवर है, जिसको ऋग्वेद में प्रेस किया जाता है। ठीक है, सिंधु की बात करें तो ये माइटी रिवर है, बड़ी रिवर है। गेव नेम टू इंडिया इंडस, इसी ने इंडिया को इंडस नाम दिया था। और बाय द वे जहां मुझे याद है ग्रीक्स इसको इंडोस बोला करते थे, बाय द वे पहले हिंडोस बोला करते थे, कॉटन से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। बितास्ता जिसको झेलम बोलते हैं, आज का नेम झेलम है, पहले बितास्ता था। अब ये नहीं जानना है कहाँ कहाँ मेंशन थी, वैसे जान लोगे तो अच्छी बात है। चेनाब का क्या नेम था? अक्सिनी। ठीक है, रावी का क्या नाम था? पुरुषनी। ब्यास का क्या नाम था? बिपाशा। सतलज का क्या नाम था? शतुद्री। ऐसे सतलज, ऐसे शतुद्री। पुरुष होता है रावी, तो याद कर लो जो पुरुष होगा वो रावी होगा, तो रावी जो पुरुषनी। चेनाब, अक्सिनी याद कर लो, झेलम, बितास्ता, बस। दिमाग लगाने वाली कोई बात है नहीं, और कुछ हार्ड है नहीं कि आपको याद करना पड़े। बी से ब्यास, बी से बिपाशा। ठीक है, अब वो बीवी अलग है, वो अपने हिसाब से समझ लेना, नहीं कठिन नहीं है। और वायदा भी जब हम लोग इंडस रिवर सिस्टम पढ़े थे तो बताए हुए थे आपको, तो कठिन कुछ नहीं है अगर लग रहा हो तो। ठीक है, एंड स्लोली दे स्प्रेड ईस्टवर्ड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, और धीरे धीरे ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ बढ़ते हैं। और वायदा में बता दें कि अभी तक इनको ज्यादा नॉलेज थी नहीं जियोग्राफी की, अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं, कि अर्ली वैदिक एज में इनको पता नहीं था कि कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे नदियां हैं, कौन सी सारी चीजें। जब वो तो लेटर वैदिक एज आने लगता है तब इनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगती है चीजें, अभी नहीं आती। अभी तो यहीं आके बस गए और रहने लगे। 600 BC दे हैड ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, कि 600 BC तक आते आते इन्होंने नॉर्थ इंडिया समझो पूरा का पूरा कवर कर लिया था सब लोगों ने। ठीक है, द इंडिजीनियस इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, दो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट इंडिया के थे वो थे ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़ एंड तिब्बतो बुर्मन। बट हमको फिलहाल द्रविड़ याद रखना है। ठीक है, द्रविड़। ओके, ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग हियर फॉर लॉन्ग बिफोर अराइवल ऑफ इंडो यूरोपियन, के इंडो यूरोपियन के जो आर्यन तब नहीं आए थे, उससे भी बहुत समय पहले से ये लोग थे, ये इंडिया में रह रहे थे। तो ये लोग इंडिया के कौन है? मूल निवासी हैं। ओके, अब हम लोग लाइफस्टाइल और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। बाय द वे अभी भी हम आर्यंस की ही बात कर रहे हैं। देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन वॉज कैटल रियरिंग, कि इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था कि वो बेसिकली ये था कि ये चराया करते थे, जो गाय वगैरह हो गए, बछड़े वगैरह हो गए, उनको चराया करते थे, यही इनका मेन ऑक्यूपेशन था। एग्रीकल्चर के बारे में जानते तो थे बट ज्यादा यूज नहीं करते थे, और हमको अर्ली वैदिक टाइम में इतना डोमिनेंट भी एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलता है। दे प्रेफर्ड लिविंग इन ओपन पास्चर्स, कि वो ओपन पास्चर्स में रहना पसंद करते थे, ना कि लैंड्स में, है ना। खुले मैदानों से अच्छा ये समझो कि खुले घास के मैदानों में रहना पसंद करते थे। लार्जली ग्रासी लैंड फॉर एनिमल्स, के जहां पे वो एनिमल्स को बेसिकली चरा पाए। पास्चर चलो बता चुका हूं, सेम चीज। कैटल्स वर कंसीडर एज अ मेजर ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कैटल्स होते थे जिनको बेसिकली हम काऊ बोलते हैं, इनको माना जाता था कि भाई साहब जिनके पास जितनी ज्यादा गाय है उनके पास उतना पैसा है। और पुराने टाइम पे जो बैटल हुआ करते थे, जो युद्ध हुआ करते थे, वो भी गायों को हड़पने के लिए हुआ करते थे, कि युद्ध करेंगे तो उनकी सारी गायें ले आएंगे, और गाय अगर हम लोग ले आएंगे तो हम लोग बड़े इंसान बन जाएंगे, क्योंकि गाय बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? आपकी वेल्थ को। आज के समय अगर सरकार डिक्लेयर करते कि ये जो पेजेस है ना, पेजेस या फिर ये जो पत्थर है ना, पत्थर आज से यही मनी है, तो आप ये देखोगे रोडों पे जितने पत्थर है सारे के सारे गायब हो जाएंगे रातों रात में। ठीक है, द टर्म गवस्ती सर्च ऑफ काउ सिंबलाइज बैटल फॉर वेल्थ, क्योंकि जो टर्म होता था गवस्ती, वो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि हम लोग गायों के बारे में खोज रहे हैं। ठीक है, कि लोग जाते थे, अटैक करते थे, और गायों को खोज के ले आते, अपने पास चुरा लेते थे, रख लेते थे, ताकि वो लोग अपनी वेल्थ को ज्यादा दिखा पाए। ये साफ साफ दिखाता है कि बैटल और या फिर जो बैटल्स हैं, मतलब जो युद्ध हैं, वो वेल्थ के लिए होते थे। ठीक है, गायों से रिलेटेड। दे डिड नॉट हैव एडवांस जियोग्राफिकल नॉलेज इनिशियली, वही बात है कि इनिशियली तो उनको जियोग्राफिकल नॉलेज नहीं थी। देयर हिस्ट्री एंड कल्चर आर नोन थ्रू
बाद में जाके हमको पता चलता है कि ये वैदिक लिटरेचर में और जैसे ऋग्वेद लिटरेचर है उससे हमको पता चलता है कि इनको इतनी ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये माउंटेन्स की अभी बात नहीं कर रहे थे, बाद में आके करेंगे। और जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वहां से भी हमको पता चल जाता है कि अभी इनको इतनी नॉलेज नहीं थी। सोशल कॉन्सेप्ट जो इनके यहाँ पे चला करता था, गोत्र बेसिकली बताता है कि अगर आपका गोत्र सेम है तो ये समझो कि आपके दादा परदादा और आप पीछे जाते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दोनों लोग एक ही फैमिली के होगे। अब एक ही फैमिली के होगे तो भाई बहन होगे, इसलिए आपकी एक घर में शादी नहीं हो सकती। घर में गए, मम्मी से कह रहे मम्मी हाँ एक लड़की पसंद आई है, मम्मी खुश, नहीं मम्मी दुखी, मम्मी हाँ अपने रिलीजन की, अरे अरे मम्मी खुश, मम्मी हाँ अपने कास्ट की, मम्मी खुश, मम्मी हाँ अपने गोत्र की, के पागल हो क्या, बहन लगी तुम्हारी, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, अ गोत्र रिप्रेजेंट अ क्लैन और रिलीजन डिसेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, कि आप एक ही एंसेस्टर्स के आने वाले लोग हो। ठीक है, पीपल ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी ईच अदर, एक्सोगेमी। ठीक है, बेसिकली एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते क्योंकि सेम गोत्र। इसका मतलब क्या होता है ये बताओ तुमसे। 4 पुरुषार्थ गोल्स ऑफ लाइफ इन वैदिक फिलोसफी। वैदिक फिलोसफी में पुरुषार्थ होते हैं कि आपके 4 गोल होने चाहिए लाइफ के। वो क्या होते हैं? एक तो होता है काम मतलब होता है कामनाएं, है ना, काइंड ऑफ ये समझ लो इमोशनल फुलफिलमेंट, प्लेजर्स और डिजायर्स के हमारी भैया ये कामना है, नौकरी लग जाए, पैसा आ जाए, गाड़ियाँ आ जाएं, घूमे फिरे, बहुत सारी चीज़ें। अर्थ की बात करें कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, वेल्थ, मटेरियल, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, धर्म क्या है? धर्म मतलब आपका ड्यूटी क्या है, सही चीज़ क्या है, राइट चीज़ क्या है, गलत कुछ तो नहीं है। मोक्ष बेसिकली लिबरेशन मतलब होता है कि आप सारी की सारी सुख सुविधाओं से छोड़ के ये जो जीवन और मरण का चक्र है इससे बाहर निकल जाए, उसको मोक्ष बोलते हैं। ठीक है, बस ठीक है। टाइमलाइन वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड, एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। आपको बताए हुए थे अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से लेके 1000 बीसी, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे थे कैटल पे, और ऋग्वेदिक यहाँ पे कंपोस्ट हुआ था। ठीक है, लेटर वैदिक की एज की बात करें तो ये टाइम पीरियड रहेगा 500 से 600 बीसी। कई जगह आपको 1100 नहीं 900 हो सकता है देखने को मिले, और कई जगह ये टाइम पीरियड 100 मतलब सालों का फर्क इन दोनों में आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो फोकस हो रहा था एग्रीकल्चर पे, अर्बनाइजेशन पे, रिचुअल्स पे, उपनिषद यहाँ पे इमर्ज हो रहे थे। सुनो हमारी बात, एग्रीकल्चर पे क्यों बात हो रही है? स्टार्टिंग बताए थे किसकी डिस्कवरी हो गई थी? हाँ भैया आयरन की, तो बस इसी की तो बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर ले लिटरेरी सोर्स की। अगर आप लोग बोलोगे क्योंकि लिटरेरी सोर्सेस आफ्टर 700 बीसी, भैया हाँ 700 बीसी के बाद तो 1800 आएगा। नहीं, हम लोग देखो चैप्टर में डिस्कस किए थे कि जब तक बीसी चल रहा है बिफोर क्राइस्ट तो टाइम उल्टा चलता है, और क्यों चलता है वो सब एक्सप्लेन किया था, इसलिए दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। तो 700 बीसी का मतलब है कि अब हम लोग 1600 और 1500 बीसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेदास की बात करें तो वेद बेसिकली विद मतलब होता है टू नो, किसी के बारे में जानना। ठीक है, और वेदा मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो ये समझ लो कि जानना किसी चीज के बारे में या फिर नॉलेज की जब बात होती है तो उसको वेदास बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेचर की बात करें तो श्रुति बेसिकली वो होते हैं जिनको सुना जाए, है ना। ये नहीं है कि इनको याद किया जाए, जिनको सुना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रुति। दैट विच इज हियर, कि जिसको सुनाया जाए, मतलब जिसको सुना जाए, है ना, सुना जाए, जो रिटन फॉर्म में नहीं होता। इनका जो नेचर था वो श्रुति था। किसकी बात करें? वेदास, कि इनको सुना जाता था कि किसी ने किसी को पास ऑन करे। ठीक है, अपौरुषेय इसका बेसिकली मतलब होता है कि इन्होंने, माना जाता है कि ये जो श्रुति है जिनको सुना गया, इनको इंसानों ने कंपोज नहीं करा बल्कि देवताओं ने करा है। अब वो देवताओं ने किसी को बताया, फिर उन्होंने किसी को बताया, फिर हमारे दादा को पता चला, फिर पापा को पता चला, फिर वो हमको बता रहे, आज हम लेक्चर बना के तुमको बता रहे। तो ये चीजें होती है। ठीक है, काइंड ऑफ आप ये समझ लीजिए अपौरुषेय बेसिकली मतलब होता है ये डिवाइन, नॉट मैन मेड, कि ये मैन मेड नहीं है, डिवाइन है, स्वयं भगवान ने लिखे हैं। संस्कृत की बात करें तो लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत थी। अब संस्कृत किसका पार्ट थी? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की। और कौन कौन सी लैंग्वेज निकलती है? सारी भूल गए होगे, रोमेंस याद हो गई होगी, जर्मनी वाली, ऐसे कुछ तो थी। कौन सी थी मुझे याद नहीं आ रही, आप बताएंगे। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स है इंडियन हिस्ट्री का, कि इंडियन हिस्ट्री का अगर ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स अगर कोई माना जाए तो कौन सा हो जाएगा? कहाँ गया? ये रहा, वेदास। ओके, तो चलो भैया 4 वेदास हैं, उनके बारे में देख लेते। तो पहला ऋग्वेदा, ये बेसिकली ओल्डेस्ट है, इसमें 1008 हाइम्स है, सुक्तास है। सुक्तास बेसिकली पोएम काइंड ऑफ समझ लीजिए आप, और जिसमें बेसिकली गॉड की बात होती है, इंद्र, अग्नि, वरुण और बहुत सारे गॉड्स की। सामवेदा बेसिकली ये म्यूजिक पे फोकस करता है। ठीक है, ये बेसिक बनाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें रिचुअल्स के सैक्रिफाइसेस के लिए कौन कौन से रिचुअल कैसे परफॉर्म करने हैं, यज्ञ कैसे करने हैं, उनकी बात होती है। अथर्ववेद में बेसिकली एवरीडे की लाइफ, एवरीडे जैसे इंसान कैसे जीता है, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। मेडिसिन, मैजिक, स्पेल्स। अब ये जो मैजिक आप देख रहे हो, जादू टोना वाली बात, ये भी रोज रोज काम आ जाते हैं। काम इसलिए आते हैं कि आपको पता होगा जो लोग आपके रिश्तेदार आपसे जलते हैं वो क्या कराते हैं? जादू टोना कराते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी चलती हैं कि भैया मंत्र फूक दो इन पे यार, इनकी नौकरी ना लग जाए, वो सब।
सब डिवीजन ऑफ वैदिक लिटरेचर के जो वैदिक लिटरेचर है इन्हीं का सब डिवीजन है। हर वेदा में आपको ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी कि एक तो संहितास देखने को मिलेंगे, ब्राह्मणास देखने को मिलेगा, अरंक्यास देखने को मिलेंगे, उपनिषद देखने को मिलेंगे। अब जो संहितास देखने को मिलेंगे ये होती है कलेक्शन ऑफ मंत्रास और हाइम्स के, इसमें बहुत सारे मंत्र और हाइम्स लिखे रहते हैं, बेसिकली रिचुअल रिसाइटेशन के, इनको बार बार रिसाइट मतलब होता है जपना काइंड ऑफ, ठीक है। ब्रह्मनास लिखे होते हैं, ब्रह्मनास बेसिकली एंड में लिखे रहते थे, ताकि जैसे कोई भी बुक होती है तो एंड में लिखा रहता है ना कि आप पूरी की पूरी बुक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट की टर्म्स वगैरह, तो यही होते थे वो ब्रह्मांस, जो कि ब्रह्मनास जो कि आखिरी में लिखे रहते थे, जिसमें बेसिकली एक्सप्लेन करते थे सेक्रीफाइसेस कैसे करने हैं, ठीक है। जो प्रोज होते हैं, प्रोज टेक्स्ट जो होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं सेक्रीफाइसेस कैसे करने हैं, उन्हीं को ब्रह्मनास बोलते हैं, ठीक है। ये रिचुअल मैनुअल्स होते थे कि भैया कैसे करें काम, तो उन्होंने बोला देखो ये जो लिखा है इसमें वैसे ही कर दो सारा का सारा। अरंक्यास क्या होता है, ये फॉरेस्ट टैक्स होते हैं फॉर हर्मिट्स के लिए। हर्मिट जो कि बेसिकली इंसान जो कि जंगलों में रहते हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं फॉलो करना है, उनके लिए जो चीज़ें सारी है वो अरंक्यास में लिखी रहती हैं। अब भैया जंगल में कौन रहते थे, या तो साधु भिक्षु लोग रहते थे, और बेसिकली एक टाइप ऐसा होता है कि यहाँ पे जो उन्होंने बोला ना मोक्ष वाली बात, कि जब सारे लोग मोक्ष के लिए चले जाएंगे जंगल, सारे के सारे लोग त्याग देंगे तो वो सब जंगल में ही रहेंगे, तो उस टाइम पे कौन कौन चीज़ें फॉलो करनी है, कौन कौन चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, वो यहीं पे देखने को मिलेगा। उपनिषद की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग आज बहुत सारे उपनिषद को डिस्कस भी करेंगे। ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं जो कि आत्मन, ब्रह्मन और मोक्ष की बात कर रही है। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मांड है। स्पेलिंग इसकी अलग लिखनी चाहिए थी मुझे, ये यूनिवर्स है, ठीक है। आत्मन मतलब आत्मा, मोक्ष मतलब समझ गए हो गए यार, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वेदा उपनिषद, जिनको क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं, ठीक है। वेदांग अलग है, वेदांग अलग है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले देखो अभी सुनो, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लिटरेरी सोर्स। अभी हमने ऋग्वेदा उन चारों वेदास को देखा, सिर्फ उनके नाम देखे, अभी उनके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी हम लोग लिटरेरी सोर्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उपनिषद से स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 108 उपनिषद है। प्रिंसिपल 10 मतलब माना जाता है, ये नहीं कि 10 उन्होंने बता दिया कि 10 इंपॉर्टेंट है, इन 10 को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ईसा, केना, कथा, प्रश्न, मुंडक्य, मंडूक्य, और हाँ ये दोनों अलग अलग हैं, और इसी में से एक में सत्य में जैते देखने को मिलेगा। बताइए किसमें, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदरण्यक, ठीक है, बृहदरण्यक, जो भी है। अभी इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहो तो इन 10 को पढ़ा दे, कहो तो इन 10 को स्किप कर दे। अब पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनसे कभी भी आगे क्वेश्चन बन जाए, इसलिए पढ़ा देते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो कंपाइल्ड हुए होंगे लगभग 800 से लेकर 400 BC के बीच में, ठीक है, याद रखेंगे। और जो ऋग्वेदिक पहले थी, और जो ऋग्वेदा पहले थी, मैं आपको बता दूंगी समय के साथ लोगों ने लोगो सुनाई इसी फॉर्म में वो आगे बढ़ी। ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि लिख दी गई थी, लिख तो अभी गई है, अभी लिखी गई है 200-400 साल पहले काइंड ऑफ, है ना। एकदम रिटन फॉर्म की बात करें तो बाय द वे वैसे आपको देखने को मिलेगी, क्या बोलते हैं उनको, पाम लीव्स पे, उन सारी चीज़ों पे देखने को मिलेगी, है ना। अभी मैं आपको बता दूंगा बाद में। थीम्स की बात करें तो आत्मन, ब्राह्मण, मोक्ष, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। फिलोसफी क्या होती है, दर्शन, ठीक है। लिबरेशन क्या होती है, मुक्ति। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईशोपनिषद की, जो कि आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगी। इसका जो थीम है वो टीच, जो कि बताता है रियूनाइजेशन एंड बैलेंस बिटवीन वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, कि वर्ल्ड की जो लाइफ है उससे और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है उसमें एक बैलेंस कैसे बना के चलें, उसके बारे में बात करते हैं। और ये बताता है कि जो गॉड है वो हर चीज़ है, ठीक है, भगवान ही हर चीज़ है। केन उपनिषद की बात करें जो कि आपको सामवेद में देखने को मिलेगी, ये बताता है जो ब्रह्मांड है वही पावर है, सारे के सारे जो भी आप एक्शन, जो कर्म और जो सेंस जो भी आपके अंदर है, ये जो अनसीन फोर्स है जो कि हर चीज़ को गवर्न कर रही है, वो ब्रह्मांड ही है। कि जो भी आप सोच सकते हो सबको आप बेसिकली कंट्रोल करने वाला ब्रह्मांड है, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लिखना चाहिए था क्या, इसे ब्रह्मांड ही बोलते हैं। कथा उपनिषद की बात करें जो कि यजुर्वेद में है। अब कथा उपनिषद में बेसिकली डायलॉग हमको देखने को मिलता है नचिकेतन और यम के बीच में। यम बेसिकली यमराज है यहाँ पे, और याद ये रखिए कि जो यम होते हैं, मतलब जो नचिकेतन एक लड़का होता है, ये बेसिकली यम से क्वेश्चंस करता है अबाउट के इमोरिटी क्या होती है, जीवन के बाद क्या होता है, और बहुत सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस करता है, ठीक है। तो उन्हीं के पीछे का जो कन्वर्सेशन है वो उसमें हमको देखने को मिलेगा कथा उपनिषद यजुर्वेद में, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऊपर जो कहानी और नीचे भी जो 5-5 कहानी देखने को मिलेगी, एक एक चीज के बारे में डिस्कस कर सकते थे, बट भाई फिर वो लेक्चर कम से कम 4 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। अबाउट द इमोरिटी एंड सोल ऑफ द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। समझ गए कि भैया इंसान को ये पता होना चाहिए कि हम ये जो सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकले, सेल्फ रियलाइज कैसे करें। 3 चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आप ये समझो कि आप कितना भी पढ़ लोगे आप पीछे ही रहोगे। सबसे पहला चैप्टर तो आपका यही हो जाएगा, क्या बोलते हो, वैदिक एज।
उसके बाद आप कितना भी अगर पढ़ लेंगे, कितना भी मतलब कितना भी पढ़ लीजिए बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, तो भी आपको लगेगा आपने कम ही पढ़ा है। तो इनके बारे में आप कितना भी पढ़ो, आपका मतलब ये समझो कि टाइम जाएगा ही जाएगा। तो फिलहाल अभी इन चीज़ों को हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। सामने फिर हमको देखने को मिलेगा प्रश्न उपनिषद। जो प्रश्न उपनिषद है, इसका मतलब ही होता है कि प्रश्न कर रहे हैं। तो बेसिकली छह लोग बेसिकली अपने 6 क्वेश्चंस लेके आते हैं जानने के लिए क्रिएशन के, जीवन में क्रिएशन कैसे हुआ, जो प्राण है उनका क्या मतलब, और मेडिटेशन ऑन ओम के, जो ओम बोल बोल के हमको मेडिटेशन करना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और ये हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। मुंडिका उपनिषद जो कि इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यहीं से हमको बोल लिया गया है सत्य में जयते। इसको याद रखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट हायर स्पिरिचुअल एंड लोअर वर्ल्डली नॉलेज। तो वही बात है, डिफरेंशिएट करता है कि आपको या तो जीवन का ज्ञान मिल सकता है या फिर आपको आत्मन का ज्ञान मिल सकता है। और आत्मन का ज्ञान बड़ा होता है, जीवन का ज्ञान छोटा होता है, ठीक है। कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कि स्पिरिचुअल नॉलेज जिस दिन लो लोगे उस दिन सारी दुनिया समझ आ जाएगी। वही चीज़ है कि खुद को जानो। मंडूक्य उपनिषद, ये वायदा भी ये मुंडका है और ये मंडूक्य है। मंडूक्य उपनिषद आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है ओम एज द सिंबल ऑफ एंटायर यूनिवर्स। ये बताता है कि ओम यही है पूरे के पूरे यूनिवर्स का एंटायर सिंबल। एक्सप्लेन करता है 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस के। एक होता है स्लीप, एक होता है मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे इसको और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी इसको और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। अब हम लोग बात करें तैत्तिरीय उपनिषद की। जो तैत्तिरीय उपनिषद होता है, जो कि यजुर्वेद में होता है, ये एक्सप्लेन करता है 5 लेयर्स कोर्स बेसिकली। सॉरी थोड़ा किसी का कॉल आया था तो उस वजह से ये हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन 5 लेयर्स कोर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटीज ब्लिंड ब्लिस। मतलब वही है कि आनंद कैसे होगा, एसेंस ऑफ ब्राह्मण, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हमको तृतीया में देखने को मिलती है ना। ओके, अब समझ गए ना कि 5 कोर्स, लाइफ के 5 लेयर है, लाइफ के पास कोशिकाएं हैं, ये समझ लो है ना, उसकी बात हो रही है। ऐतरेय उपनिषद क्या होता है, ऋग्वेद बेसिकली, ये ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। डिस्कस करता है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड डिक्लेयर्स कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मांड। कि ये साफ साफ बताता है कि यूनिवर्स कैसे हुआ, कैसे यूनिवर्स का जन्म होता है, यूनिवर्स कैसे क्रिएट होता है। और ये साफ साफ डिक्लेयर करता है कॉन्शियसनेस ही ब्रह्मांड है। कि जब आपको खुद का ज्ञान हो जाएगा तो वही है ब्रह्मांड, वही है कि आप ब्रह्म व्यक्ति बन चुके हो, आप ब्रह्मांड बन चुके हो, ठीक है। वो चीज होती है, वो हमको ऐतरेय उपनिषद में देखने को मिलती है, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है। छंदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद में मेंशन है। तत् त्वाम असि, द यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड अल्टीमेट रियलिटी। कि यूनिटी, एक जो इंडिविजुअल की सोल होती है उसकी अल्टीमेट जो सत्य होता है, सत्य से आत्मा का जो मिलन होता है, उसी को बोलते हैं। छंदोग्य उपनिषद में ये बातें लिखी हैं, कैसे, वो इतना डेप्थ में नहीं जानना है, ठीक है। विदर्हंका उपनिषद जो कि यजुर्वेद में है, ये बेसिकली डिस्कस करता है आत्मा के बारे में, रिवर्थ के बारे में, कर्म के बारे में, लिबरेशन के बारे में। एम्फेसाइज करता है यूनिटी ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण। सेम चीज देख रहे हो आप, थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ी अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ सोल, यहाँ आत्मन है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सेम। ऐसा तो नहीं लग रहा चीटिंग हो रही। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एपिक्स के। कुछ एपिक्स हैं, मतलब ये भी तो रिटन फॉर्म में, अभी भी लिटरेरी सोर्स की ही बात कर रहे हैं चाचा, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ स्मृति। स्मृति बेसिकली कि इनको याद रखो, उनको सुना जाता था, इनको याद रखा था। स्मृति मतलब होता है दैट विच इज रिमेंबर्ड, कि इनको याद रखिए, अनलाइक द श्रुति टेक्स्ट, ठीक है। श्रुति से अलग है स्मृति। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे रामायण की, या फिर रामायण बेसिकली बोलते हैं, इंग्लिश में रामायण में ए लग जाता है काफी चीजों में। तो रिटन इन वाल्मीकि, ओरिजिनली नेम्ड रत्नाकर। तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, पहले इनका जो नाम था वो रत्नाकर था, ठीक है। वाल्मीकि बिलोंग करते हैं भिरु गोत्र को, सन ऑफ प्रचेता, जिसको सोमाली बोलते हैं, याद रखेंगे। तो इनके बारे में बेसिकली देखो, वाल्मीकि जी के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस किसने लिखी थी यही आएगा, वाल्मीकि जी, बस, और नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे रामायण किसने लिखी थी, कभी नहीं आएगा। बट हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए, तो याद रख लो कि ये भृगु गोत्र से बेसिकली बिलोंग करते थे। और ये सन थे किनके, प्रचेता या फिर सोमाली के। क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं, नहीं आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। और अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो ये समझो होगा नहीं फिर किसी से, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो फिर ये भी याद रखना कि फिर होगा नहीं अगर आएगा तो, ठीक है। ये डिस्क्राइब करते हैं लॉर्ड राम के जीवन को, हिज एक्साइल, मतलब वो कैसे अपने जंगल में समय को गुजारते हैं। और सीता के अवडक्षण, सीता जो माता हैं उनको कैसे किडनैप कर लिया जाता है रावण के द्वारा। और फिर जो रावण के साथ युद्ध होता है वो कैसे होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। इसमें टोटल 24,000 से ज़्यादा श्लोक्स हैं, है ना। और ये आपको हर जगह हो सकता है कुछ कम ज़्यादा देखने को मिले। महाभारत जो कि कंपोज करी थी वेद व्यास जी ने, और इन्होंने है जय संहिता, एक्सपेंडेड टू वार्ता एंड फाइनली, पहले इसको जय संहिता बोला गया, फिर इसको भारता, फिर इसको फाइनली महाभारता बोला गया। आप इन दोनों को स्किप कर सकते हो, सीधा महाभारता याद कर लो, ठीक है। और ये बेसिकली कुरुक्षेत्र का जो वॉर है,
धर्म, कर्म, इंक्लूड द भगवद गीता, इन सारी चीज़ों को ये डिस्क्राइब करता है। इसमें टोटल 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है, लॉन्गेस्ट एपिक है पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट एपिक है महाभारत। और अगर अभी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कितने श्लोक है, तो हो सकता है कि आपको चीज़ें अलग देखने को मिले। तो जो गूगल पे देखने को मिले उसको ही याद कर लेना, या फिर कहो तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। और पन्निनी अष्टाध्यायी, अब देखो सारे हम लोग उसकी बात कर रहे थे, किसकी, बेसिकली रिटेड चीज़ों की। तो ये याद रख लो, जो पन्निनी की अष्टाध्यायी है, ये बेसिकली ओल्डेस्ट है, कि सबसे पहले यही लिखी गई है। अगर कोई पूछे ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स क्या है, तो पन्निनी की अष्टाध्यायी हो जाएगी 500 BCE में। ठीक है, ओके, ठीक है। फाउंडेशनल संस्कृत ग्रामर ट्रीटीज पन्निनी, बेसिकली वही है कि जो त्रुटि वगैरह होती है ना, काइंड ऑफ वही समझो, ग्रामर के बारे में जो सारी चीज़ें है ना संस्कृत ग्रामर, वो है ना। क्वेश्चन आया था इसका, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बाय द वे इग्नोर करो, छोड़ो, हटाओ, इग्नोर करो, हटाओ, इग्नोर करो। ठीक है, वेदांग की बात कर लेते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लिम्ब ऑफ द वेदास। के वेदास को समझने के लिए पहले आपको वेदांग की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो लिम्ब होते हैं, लिम्ब मतलब होते हैं हाथ पैर, कि अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं तभी तो आप कम से कम सीधा खड़े हो पाओगे, तभी तो आप चीजें समझ पाओगे। तो वेदास के हाथ पैर ही हैं वेदांग। और अगर आप वेदांग नहीं समझेंगे तो आप वेदास क्या समझोगे, क्या खाक समझोगे? तो चलो समझ लेते हैं पहले वेदांग क्या होते हैं। तो टोटल 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन होते हैं, किनको समझना चाहिए। पहली बात शिक्षा, फोनेटिक्स की कैसे करना है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स का, कि वर्ड्स को कैसे बोलना है, जिसकी कमी मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है भाई, मैं पता नहीं किसको क्या पढ़ देता हूँ, तो ये जानना जरूरी है। कल में बेसिकली रिचुअल एंड प्रोसीजर, कि कैसे रिचुअल कैसे करने हैं, और इसका प्रोसीजर क्या है, जिसको बोलते हैं रीति, या फिर रूल्स ऑफ यज्ञ, या फिर अब जो यज्ञ ने लिखा है इसको यज्ञ पढ़ो सीधा, तो तुम तो यज्ञ पढ़ो, यज्ञ। ठीक है, व्याकरण देखो, अभी हर प्रोनाउंसिएशन की मैंने ऐसी तैसी कर दी। अब इसको यज्ञ बोलते हैं या यज्ञ बोलते हैं मुझे नहीं पता है, तो वही बात है कि मैं प्रोनाउंसिएशन करना भी सीख रहा हूँ। अब यही बोलते हैं इसको जो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, व्याकरण की बात करें तो ग्रामर होता है। मोस्ट फेमस पनिनीस की अष्टाध्यायी अभी ऊपर देखे वही चीज। निरुक्त मतलब होता है एटमोलॉजी, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं की टर्म्स, कि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं हमें कुछ हार्ड दिखता है तो हम उसके की टर्म्स अलग लिख लेते हैं, डेफिनेशंस अलग लिख लेते हैं, उसी को बोलते हैं निरुक्त। के जो मीनिंग है ना वैदिक वर्ड्स हैं, जिनके जो हार्ड जो वर्ड है, जिनका मतलब नहीं पता, तो उनका मतलब पता होना चाहिए। चांद बेसिकली स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर, के किस हिसाब से पढ़ता है, कि हमने आपको एक शायरी लिख के दी और आप पढ़े जा रहे हैं उसको गाथा की तरह, तो भैया वो गलत हो जाएगी ना। उसको उसी अंदाज में पढ़ा जाए कि क्यों देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी ज्यादा खूबसूरत हो, है ना। अब खत्म हुई दास्तां, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ये बात मैं SSC से बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये किसने बात, ये किसी का फेमस डायलॉग था, ठीक है। और अगर कोई इसको ऐसे पढ़ दे लपसी की तरह तो कुछ अलग लगेगा, है ना, जैसे मैंने अभी पढ़ी। अब वो उस स्टाइल में मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि अलग मीनिंग हो जाएगा। ज्योतिषा की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये वही के हाथ देख के तुम्हारी पूरी जीवन गाथा बता देंगे। अब पहले होता होगा, अब तो नहीं लगता, अब तो ये होता है, ये एकदम बेसिक बातें बता देंगे। आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर आपको मेहनत का फल नहीं मिलता। आपके घर वाले आपके बातों को समझते ही नहीं है। आपका जीवन साथी हमेशा आपसे नाराज रहता है। कोई तो ऐसा है आपके जीवन में जो आपको छोड़ के चला गया है, वापस जरूर आएगा। आपको लगता है अरे वाह, ये तो मेरे बारे में सब जानते हैं, आप तो सब कुछ हो। तो ये जो फेक वाली बात है ये मैं भी कर लेता हूँ। 100 रुपये लेता हूँ कॉल के, कभी कॉल करिएगा, ठीक है। मैं कर दूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी तो आप जानते ही हो, जो वो होती है ना, जिसको जियोग्राफी का चैप्टर 1 होता है, स्टार वगैरह वो सारी चीजें, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदा को। और अभी मैं बता दूं कि ऋग्वैदिक सोसाइटी जो भी चीजें उनकी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, ऋग्वेदा की। ओके, तो ऋग्वेदा के बारे में याद करो कि भैया सबसे पहले कंपोस्ट हुआ था, ये ओल्डेस्ट वेदा है, कंपोस्ट बिटवीन 1500 से 1200 BC, ठीक है। ये भैया इतने में कंपोस्ट हुआ था। और अभी आप बोल रहे थे कि भैया ये पुराना है, इसलिए मैंने बोला था कि उसको इग्नोर करो, ठीक है। इसलिए बोला था इस चीज को भी इग्नोर करो, उसको मैं हटा दूंगा और इसका मैं एग्जैक्ट आगे लिख दूंगा कि इसका क्या पर्पस है यहाँ पे लिखने का। ओके, ऑप्शंस के साथ जहां तक वो था, है ना, तो शायद मैं उसको गलत लिख दिया हूँ, ठीक है, मैं देख लूंगा उसको। तो ओल्डेस्ट वेदा क्या हो जाएगा, कंपोस्ट बिटवीन 1500 से लेकर 1200 BC के बीच में, ठीक है, याद रखेंगे। या फिर कई बार आपको देखने को मिलेगा कि 100 BC तक, या तो देखने को मिलेगा 1500 से 1200, या फिर देखने को मिलेगा 1500 से 1000। तो आप तो 1500 से 1000 वाला कंसिडर करना कि इसी के टाइम पे इसको कंपोज किया गया ऋग्वेदा को। लैंग्वेज की बात करें तो वैदिक संस्कृत में बिलोंग टू इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज, पता ही है आपको। और इसको डिवाइड कर दिया 10 मंडल में। मंडल बेसिकली किताबें समझ लो, कि जैसे हिस्ट्री को हमने 3 बुक में डिवाइड कर लिया, एंशिएंट इंडियन, मेडिवल और मॉडर्न, ऐसे ही हम लोगों ने ऋग्वेदा को 10 बुक में डिवाइड कर लिया है। हाइम्स की बात करें तो उसमें टोटल 1028 हाइम्स देखने को मिलेंगी। अब ये हाइम्स क्या होती है ये आप मुझे बताइए। बाय द वे काइंड ऑफ पोएम होती है। और रिसाइट इनको कौन पढ़ता है, तो इनको होत्री प्रीस्ट पढ़ते हैं, है ना। कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो हाइम्स हैं इनको पढ़ने वाला कौन है, कौन इनको पढ़ेगा, तो इनसे बोल दीजिएगा होत्री पढ़ेंगे।
इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा सीधा पट से और 2 बार आया भी होगा रिचुअल्स के टाइम पे, ठीक है। नेचर की बात करें तो कलेक्शन ऑफ हाइम्स प्रेजिंग गॉड्स नेचुरल फोर्सेस एंड फिलोसफिकल आइडियाज। तो इसमें हम लोग को कलेक्शन देखने को मिलेंगे हाइम्स के, जिसमें वो लोग बेसिकली भगवान की तारीफ करते हुए दिखेंगे, नेचुरल फोर्सेस के बारे में बताएंगे और फिलोसफिकल आइडियाज के बारे में सारी की सारी चीजें पूरी वेदा में देखने को मिलती हैं। और यहाँ के जो लोग थे वो आपको खुद को क्या बोलते थे, आर्य। आर्य मतलब होता है या तो खून से रिलेटेड हैं या फिर बहुत सगे संबंधी एक ही परिवार वगैरह के, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये अपने आप को आर्य बोलते थे, आर्यपुत्र। हे आर्यपुत्र रथरांगी बढ़ाओ, ये मार्ग में जिस तुम जा रहे हो गलत फंसोगे किसी दिन, है ना। कंपोजिशन ऑफ मंडल्स की बात करके पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो पहले मंडल 2 से लेके 7 तक के लिखे गए। 2 से लेके जो 7 तक के मंडल है ये सबसे पहले लिखे गए। ये अर्लीस्ट थे, कॉल्ड फैमिली बुक्स ईच लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर ऋषि फैमिली। हर जगह अपनी बात होती ही रहती है भाई, अब क्या बताऊं मैं, ठीक है। तो ये हर एक ना एक किसी ऋषि की फैमिली से बेसिकली रिलेट करते हैं। क्या यार, कैसी प्यारी 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 बातें लिखी है, ठीक है। बाय द वे ये ऋषि जो मुनि है ना, उनकी बात हो रही है। ये अर्लीस्ट है और ये फैमिली बुक्स इनको बोला जाता है। 2 से लेके 7 पहले लिखे। भैया हाँ, इनको गिनती नहीं आती थी क्या, ये पहले ये लिख दिए। सुनो हमारी बात सुनो बेटा, बात सुनो भैया, ओ मेरे चाचा भाई, बात सुनो मेरी। उन्होंने लिखी है, अब अपन को क्या करना है इससे यार। तो पहले ये याद रख लो बस कि पहले इनको कंपोज किया गया, ठीक। इस पे क्वेश्चन नहीं करेगा कोई। बाद में जाके 1, 8, 9, 10 कंपोज हुए। अब ये जो बाद में कंपोज हुए तो उन्होंने पूरा बदला ले लिया। इनमें इतनी लंबी लंबी बातें लिख दी कि ये अभी तो लिखे गए हैं बट ये बहुत लार्जेस्ट है, ये तो छोटे छोटे होंगे, ये भाई साहब बहुत बड़े बड़े हैं, समझ गए। तो यही है, देखो ऐसा होता है कि हम लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू करा फिर हमको अचानक से याद आया कि यार चैप्टर 1 में एक बार इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का तो देना ही चाहिए था, इसलिए फिर हम लोगों ने चैप्टर 1 को इंक्लूड करा। तो भाई लोगों ने भी फिर मंडल 1 को इंक्लूड कर दिया होगा, है ना। फिर हमको लगा कि यार पूरा का पूरा यार एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पूरी तो पढ़ ली है, एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो आखिरी में एक चैप्टर ऐड करा तो भाई लोगों ने भी कर दिया होगा, है ना। तो यही बात है, कुछ ना कुछ सोच के किया हो गया, इसी वजह से बस इसको याद रख लीजिए आप, ठीक है। तो मंडल लैंड की बात करें तो एंटायरली डिवोटेड टू सोमहाइम। तो मंडल लैंड मोस्टली डिवोटेड है सोमहाइम को। अब सोमहाइम क्या है, सोम बेसिकली एक रिचुअल ड्रिंक है, काइंड ऑफ ऐसी चीज जो कि आपको एनर्जी दे, या फिर ये समझो एनर्जी क्या बेसिकली एक ड्रिंक है ना, सोम रस। अब मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं कि सोमरस की बात हो रही है यहाँ पे, बट मैं तो इसको सोमरस से ही याद करूँगी। सोमरस आपने सुना होगा तो उससे याद कर लो कि सोम एक ड्रिंक होती थी, रिचुअल ड्रिंक। ओके, तो वही उस मंडल लाइन में देखने को मिलती है, ठीक है। मंडल 3 में भैया क्या देखने को मिलता है, मंडल 3 में देखने को मिलता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जिसको किसने लिखा था, विश्वामित्र ने। किसके लिए लिखा था ये आप मुझे बता दीजिए जल्दी से, अगर पता है तो। प्रीस्टली डिवीजन 4 वेदास एंड प्रीस्ट। हाँ, तो हर वेदा का आपको हर प्रीस्ट अलग देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में जो कर रहे होंगे वो होत्री होंगे, जो कि डिसाइड करेंगे हाइम को। यजुर्वेद में परफॉर्म करेंगे रिचुअल्स को कौन करेंगे, अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु या फिर अध्वर्यु करेंगे, ठीक है। सामवेद में ये गाने गाते हुए देखें आपको देखने को मिलेंगे कौन, उदगत्री, ठीक है, देख लीजिएगा। और अथर्ववेद में ये सुपरवाइज करेंगे रिचुअल्स को कि भैया सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कौन करेंगे, ब्राह्मण, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले भारत क्लैन का जो अगर आपको मेंशन देखने को मिलता है तो वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। भैया भारत क्लैन से हमको क्या मतलब, आप क्यों बता रहे हो कि भारत क्लैन का सबसे पहले मेंशन ऋग्वेद में देखने को मिला, क्योंकि यहीं से बाद में जाके हम लोग को भारत नेम पड़ा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना भारत, फिर महाभारत, है ना। तो भारत जो नेम पड़ा है इंडिया का वो ऐसे ही पड़ा है ना। इंडिया के अलग अलग और भी नेम है, पता है आपको कौन कौन से नेम है, आप बताइए जरा मुझे कमेंट करके पता है तो भैया इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बैटल होता है 10 राजाओं का, जिसको बोलते हैं 10 राजना युद्ध, और ये इसका डिस्क्राइब किया गया है 7th मंडल में। लिख लो मतलब अपने पैर को में एक बार नोच लो खुद को और याद रख लेना कि 7th मंडल में 10 राजा युद्ध है ना, इसकी बात हुई है, बस भूलना नहीं इसको, मैं बता रहा हूँ मत भूलिएगा। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स को पढ़ लेते हैं, 10 राजन युद्ध। 10 राजन बेसिकली कि 10 राजा एक तरफ थे, 1v10 था सर, ये 1v10, और सोचो कौन जीता होगा, वाह ये बात, ठीक है। तो सोर्स की बात करें तो मेंशन देखने को मिलेगा ऋग्वेद में मंडल 7 में हाइम्स ऑफ वशिष्ठ, इसको बेसिकली हाइम्स ऑफ वशिष्ठ भी बोलते हैं क्योंकि वशिष्ठ जी की बात होती है यहाँ पे। डेट ऑफ प्लेस की बात करें तो लगभग 14th सेंचुरी बीसी में हुआ होगा, और माना जाता है कि प्रोसनी रिवर के पास पे लड़ा गया। और मैं आपको ये बता दूं कि प्रोसनी रिवर कौन है, रावी, जो कि कहाँ पे है, पंजाब में, और इसको भी याद रख लेना है। जो मैं बोलता हूँ याद रख लेना है तो मैं ये बोलता हूँ या तो याद रख ही लो और या तो मतलब भूलना नहीं, कुछ भी हो जाए मत भूलना, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो किंग सुदास पैजीवना ऑफ द भारत ट्राइब गाइडेड बाय सेज वशिष्ठ, कि इनकी जो हेल्प कर रहे थे वशिष्ठ हेल्प कर रहे थे, वशिष्ठ जी थे जो मतलब साधु थे, वो इनकी हेल्प कर रहे थे, किसकी,
किंग सुदास पैजवाना, ठीक है, जो भी अगर मैं गलत पढ़ता हूँ तो प्लीज माफी चाहूंगा, ओके। और कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग, और दूसरी तरफ 10 ट्राइब थी। नेम देखो याद बिल्कुल करने की नीड नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, बट फिर भी मैं कहूंगा पुरु शायद, और बस पुरु अकेला याद कर लो, ठीक, अगर कर पाओ तो पुरु यदु भी कर लो, पुरु यदु त्रसुव अनु ध्रुयु अलीना अलिन्य शायद होगा, पटका पकट वलांस शिव वैस, जो भी हो, बस आपको ये दो नेम याद रख लेने, ठीक है। क्यों याद रख लें वो आगे आपको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, राइवलरी बेसिकली मतलब होता है लड़ाई हो गई थी, ठीक है। राइवलरी मैं बोल नहीं पाता हूँ इसको यार, है ना, वही अमिताभ बच्चन वाला रूल के यार माफ करिए मुझे बोलना नहीं आता, मैं कुछ वर्ड नहीं बोल पाता हूँ। ये राइवलरी, अरे इसका मतलब ये समझो कि लड़ाई चल रही थी इनकी सुदास की, किससे, इनकी जो फॉर्मर प्रीस्ट थी ना विश्वामित्र, इन्होंने साइड चेंज करी। अब विश्वामित्र जी साइड चेंज कर देते हैं तो विश्वामित्र जी लड़ने लगते कि ए यार तुम लोग यार 10 लोग हमारी तरफ हो जाओ, अपन इनको हरा देंगे, अपना भपका ही भपका होगा। तो बोलते यार अपन 10 वो अकेला, चलो बढ़िया है। तो एक तरफ विश्वामित्र जी, एक तरफ वशिष्ठ जी, ये तो मतलब इनके सगे रहते हैं, बट जो विश्वामित्र जी जो पहले इनके तरफ थे वो इनकी तरफ आ जाते हैं 10 लोगों की तरफ, बढ़िया इनसे बोलते आओ यार लड़ने चले, ये सब लड़ने चलते हैं और ये सब के सब खत्म खत्म खत्म, समझ गए, मतलब इनको हरा देते हैं। आउटकम क्या होता है, डिसिसिव विक्ट्री ऑफ सुदास जीते हैं, मतलब किंग सुदा पैजवन जीत जाते हैं, वशिष्ठ जी की तरफ की जो साइड है वो जीत जाती है, स्टैंडिंग द भारतास एंड लीडिंग टू द राइज ऑफ कुरु किंगडम इन कुरुक्षेत्र। और इसी के बाद हम लोग को बाद में कुरु किंगडम देखने को मिलता है। और पुरु में ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माना जाता है यही वो पुरु शायद करके कुछ है जो कि आगे जाके पोरस यहाँ से निकलेंगे, जहां तक मुझे पता है। मैं बिल्कुल इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूं, बाकी आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, ओके। सी डिफेंस की बात करें, कंसोलिडेट कर देता है भारत का डोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया में, कि भैया अब तो नॉर्थ इंडिया में से भारत का डोमिनेंस है, क्योंकि ये 10 लोग जो नेता नगरी कर रहे थे इनको हम हरा ही दिए हैं। अब 10 लोग इकट्ठे हारे हैं तो 2-3 तो वैसे ही फालतू बोलेंगे नहीं, कि 2-3 को लग रहा होगा कि हम 2-3 होकर लड़ लें, अब वो भैया 10 को मारे हैं इकट्ठे, तो 2-3 तो वैसे ही नहीं आएंगे, तो डोमिनेंस अच्छा खासा नॉर्थ इंडिया में हो गया। अर्ली एग्जाम्पल है ट्राइबल अलायंस और लॉन्ग स्केल वॉलफेयर इन वैदिक सोसाइटी, ठीक है। सीधे बात ये समझो कि ये पॉलिटिक्स चल रही थी, वशिष्ठ वर्सेस विश्वामित्र हुआ था, ठीक है। ज्योग्राफिकल रेफरेंस की बात करें, अरे भाई चलो देख लेते हैं। तो रिवर देखने को मिलेगी सिंधु, जिसको इंडस बोलते हैं, मोस्ट मेंशन रिवर इन द ऋग्वेदा, ओल्ड नेम सिंधु। बोल सिंधु का ओल्ड नेम सिंधु, गजब मतलब इंडस का ओल्ड नेम सिंधु। याद ये रखो कि ये सबसे ज्यादा मेंशन देखने को मिलता है ऋग्वेदा, बहुत बहुत बार मेंशन है, 100 से ज्यादा बार मेंशन है माना जाता है, मतलब बहुत मेंशन है, ये समझो बहुत, ठीक है। सरस्वती की बात करें तो स्केर्ड रिवर प्लेस्ड बाय वेस्ट ऑफ रिवर्स, ओल्ड नेम इसका सरस्वती था, लेटर इसका घग्गर हकरा, आज का अगर नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ माना जाता है कि एक स्केर्ड रिवर थी, अब नहीं है, और है भी तो कुछ नहीं बचा, ऐसा कुछ माना जाता है, ऐसा है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसको बेस्ट ऑफ रिवर्स माना जाता था, है ना। ब्यास बिपाशा की बात करें तो बर्शिप्ड एज गॉडेस, ओल्ड नेम इनका बिपाशा है, इनको गॉडेस मतलब देवी की तरह पूजा जाता था बिपाशा को। मतलब इन सब का नेम थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन याद रखो गंगा का नेम सिर्फ एक बार है और यमुना का नेम 3 बार है, ठीक है बस। तो मतलब ये है कि अभी जो लोग थे ना, सुनो हमारी बात, कि ये लोग इसी वाले इलाका में थे, इलाके में तो थे बट उनको गंगा और यमुना के बारे में पता नहीं था। अच्छा सुनो तुम लोग को लगता होगा तुम लोग को, अब मुझे भी लगता था, तो मैं भी बता देता हूँ कि भैया हाँ, इनको कैसे पता कि इसी का नाम गंगा है, क्या पता भैया वो कुछ और नेम बोलते हो। अब देखो वो कुछ और अगर नेम बोलते होंगे तो वो जगह तो बताएंगे कि यार यहाँ पे एक कोई नदी जाती है, वो दक्षिण की तरफ जाती है, उत्तर की तरफ जाती है, तो हम लोग अंदाज लगा लेंगे ना कि भैया उत्तर की तरफ तो 4 ही रिवर हैं और 4 में से वो कह रहे हैं कि यहाँ पत्थर ले, तो हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि वो किस रिवर की बात कर रहे होंगे। बट हम लोग को ऐसा कोई भी मेंशन नहीं देखने को मिलता है जो थोड़ा मोड़ा भी गंगा और यमुना से मैच हो। आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने एकदम सीधा सीधा लिख दिया हो गया क्या ये सब? नहीं ना, ये भी समझो, ओके। और ये द्वती जो रिवर है इसके बारे में देख लीजिए, एंशिएंट वैदिक रिवर है, बाय द वे सरस्वती के साथ ही बहा करती थी, कंपेनियन थी सरस्वती का। मार्किंग द स्केर्ड लैंड ऑफ ब्रह्मवर्त, जो ब्रह्मवर्त की एक स्केर्ड लैंड थी उसको बेसिकली मार्क करती थी, मतलब उसी जगह पे बहती थी, ठीक है। बाय द वे आज की ये ड्राई चैनल्स मतलब जानते हो ना, अरे वो जैसे पानी आता है नहर काइंड ऑफ, है ना। लाइक द चौतांग सहीवा इन हरियाणा राजस्थान, जैसे चौतांग सहीवी है हरियाणा राजस्थान में, वैसे ये ड्राई चैनल बन चुकी है। बिल्कुल नहीं जानो ये क्या है, ठीक है, बस ये भी मत जानो, बस इतना जानो क्योंकि क्वेश्चन आया था ठीक है। अब माउंटेन्स का हम लोग को बेसिकली मेंशन देखने को मिलता है, हिमालय जैसे कि इसको हिमवंत के नाम से मेंशन किया गया है, हिंदू को उसको अमुंज देखो अमुन
जावत के नाम से बेसिकली मेंशन किया गया है हिंदू कुश माउंटेन्स को। ओके, याद रखेंगे। डेटीज जो कि हमको ऋग्वेदा में देखने को मिलते हैं, वादा भी आपको बता दें कि अभी भी हम लोग ऋग्वेदा को ही पढ़ते हैं, ऋग्वेदा को। ओके, हाँ। तो ऋग्वेद में बेसिकली बात करें तो हमको अग्नि देखने को मिलती है, इंद्र देखने को मिलते हैं, वरुण देखने को मिलते हैं, मित्र बेसिकली ये काइंड ऑफ समझ लो कि दोस्त वगैरह, ठीक है। सोम देखने को मिलते हैं, सावित्री, संध्यति इनको बोलते हैं, गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू हिम, गायत्री मंत्र इन्हीं को डेडिकेटेड है, ठीक है। इंद्र की अगर बात करें तो थंडर ऑफ वॉर के गॉड थे और माना जाता है कि बहुत बड़े बड़े असुरों से लड़ते थे, जिसको वृत्र बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट टाइम डेडिकेटेड टू हिम, याद ये रखो कि इनके ऊपर बहुत सारी हाइम्स डेडिकेटेड है, पोएम्स वगैरह, याद रखेंगे। अग्नि एक सेंट्रल डिएटी थी, मैसेंजर बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड। हैं भैया, अग्नि कैसे भगवान के पास मतलब वो मैसेंजर पहुंचाई, तो मानते ये हैं कि जैसे आप यज्ञ करोगे तो आग में आप घी डालोगे, मानते थे कैटल्स को भी डाल देते थे, गेहूं डालोगे, बहुत सारी चीज़ें डालोगे तो वो ऊपर उड़ेंगी, अब वो ऊपर एनर्जी आएगी तो भगवान के पास जाएगी, तो बेसिकली आप मीडिएटर बन गए। जो अग्नि है ना, वो मीडिएटर बन जाता है ह्यूमंस और गॉड के बीच में, इसको भी याद रखेंगे। ओके, गायत्री मंत्र देख लेंगे। सोम आपको पता है मंडल लाइन में भी सेम चीज़ ऊपर डिस्कस करे थे। हाँ, वरुण के बारे में याद रखो, ये कॉस्मिक गॉड है, ये बोल रहे हैं कि जैसी रीत चली है, जैसा यूनिवर्सल लॉ है वैसा ही चलने दो। यूएल मतलब यूनिवर्सल लॉ जैसा है वैसे के, जहाँ तक मुझे एकदम एग्जैक्ट क्या नहीं है बट बोलते हैं ऐसी रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, हाँ शायद ये है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करिए, बट जहाँ तक ऐसा ही कुछ लाइन है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसी को रीत बोलते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल आइडियाज की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीत, कॉस्मिक ऑर्डर, प्रोसीजर ऑफ धर्म, वही बात है कि धर्म को कैसे चलाना है, वो सारी चीजें। आर्य आइडेंटिटी की बात करें, कंपोजर्स कॉल्ड देमसेल्फ आर्य, ये खुद को आर्य बोलते थे, नोबल, किंग से बिड, और दूसरे लोग को दासू बोलते थे, बता दिया था ना, दासू, दास, या जो कि यहाँ पहले रहते थे। कौन रहते थे पहले, ये मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो, बता पाओगे? याद है जो साउथ में रहते थे, वैसे तो 3 नेम बताए थे बट बोला था एक ही याद रख लेना, वो एक अकेला बता दो, ठीक है। और यूनिटी ऑफ हाइम, जो हाइम्स हैं वो काफ़ी बार ये कहती हैं कि भैया देखो सच तो एक ही है, पर जो ऋषि मुनि जो बेसिकली साधु संत है वो उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। साधु संत लोग हैं वो उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अब ऋग्वेदिक के टाइम की बात कर लेते हैं कि उसमें मतलब बेसिकली क्वेश्चन आया था, इसी वजह से बताना पड़ रहा है, वरना ये चीज़ आपको नहीं बताई जाती, ठीक है, ठीक है। तो याद ये रख लो कि भैया गोधूमों को बीट बोलते थे, गोधुमा को बीट बोलते हैं, व्रीही को राइस बोलते हैं, तीला को सीसम सीड बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है इनको बिल्कुल मत भूलना, और बाकी इनको भी याद रखना, यवा वाले याद रख लेना। देखो 1 2 3 4 बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मतलब कुछ भी, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे तुम्हारी मम्मी तुमसे बोले कि बेटा जाओ बर्तन धुल लाओ, लेकिन तुम कहना कि मम्मी ये 4 याद कर लें तो फिर चले जाएंगे, ठीक है। टीला मतलब तिल, तिल मतलब जानते ही हो, सीसम, ठीक है, सीसम सीड, ओके। खाला थ्रेसिंग फ्लोर, ओके। प्रियांशु ये मेरा मित्र का नेम है इसलिए मैं गलती से पढ़ गया, ये प्रियांगु है, ठीक है। फॉक्सटेल मिलेट, अब माइनर मिलेट ग्रोन इन एंशिएंट टाइम, छोटा सा होगा कुछ, देख लेना कि पुराने टाइम पे उगाया जाता तो बस देख लेना, ठीक है। सामक्य, शामक्य, इतने अजीब अजीब मैं नेम पढ़ देता हूँ, मतलब नेम तो ठीक है, मैं अजीब अजीब पढ़ देता हूँ, मैं क्या बताऊँ, तो माफ़ी चाहूँगा और क्या चाहूँगा, बहुत माफ़ी मांगता हूँ। लेक्चर में कम से कम 10-15 बार तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और बस इसलिए क्योंकि मैं चीज़ों को गलत पढ़ देता हूँ। आप लोग तो पढ़ लेते होंगे ना, चीज़ें बताता सही हूँ, गलत पढ़ देता हूँ बस। यवा बेसिकली वाले है ना, इसका मोस्ट फ्रिक्वेंट आपको मेंशन देखने को मिलेगा ऋग्वेदा में, स्टेपल फूड और रिचुअल ऑफरिंग, ठीक है। ये वाले क्योंकि ये स्टेपल फूड मतलब बड़ी मात्रा में खाया जाता था, स्टेपल फूड बाय द वे इससे पहले डिस्कस किए थे हम लोग जब स्टोनेज वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है। और रिचुअल ऑफरिंग्स में भी काम आता था। और क्या है, ओके, ये थ्रेशनिंग फ्लोर है, वही खल के, खल से बेसिकली जहाँ पे बेसिकली सारे के सारे ग्रेन्स को आप उठाओगे ना, ये ग्रेन नहीं है, जहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ों को ग्रेन को वो थ्रेसर जानते हो, काइंड ऑफ वही होता है शायद, कि जहाँ पे सारी ग्रेन्स को आप क्या करोगे, थ्रेसेंट करोगे, मतलब पटकोगे और सारी निकलेगी, वही होता है, ठीक है। समझ जाओ थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा समझ जाया करो यार। अब हम लोग बात कर रहे हैं सामवेद की, तो ऋग्वेद हमारा खत्म हो गया है भैया, हाँ ऋग्वेद खत्म हो गया, हाँ तो भैया अर्ली वैदिक गीत खत्म हो गया? अरे नहीं भाई, ऋग्वेद अभी भी हम लोग लिटरेरी सोर्सेस ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। वो अर्ली वैदिक लोअर वैदिक तो बाद में देखेंगे। सामवेद की बात करें तो भैया ये वेद है किसका, चैंट्स और म्यूजिक का, कि हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को चैंट करेंगे, ओके। और म्यूजिक की बात करेंगे, ओल्डेस्ट बुक है जो कि रिलेट करती है म्यूजिक से, इसमें देखने को मिलेंगे मेलोडीज, कि आपने तो सर समा बांध दिया, तो वही चीज़ है ना। एंड चैंट शूट बाय यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ होता है भाई, ठीक है, यज्ञ होता है भाई, हम तो जानते ही नो योग को है, ये यज्ञ है भाई, ठीक है। मोस्टली ड्राइव फ्रॉम ऋग्वेदा, हाइम नॉट, ये जो ऋग्वेदिक हाइम्स हैं उन्हीं से बेसिकली ड्राइव्ड है, उन्हीं से सारी चीज़ें ली गई हैं, बट बेसिकली जो रिलेटेड हैं किससे, म्यूजिक से। इसको प्रीस्ट कौन थे, ऊपर बताए हुए थे,
उदग्रति जो कि सिंगर होते थे, जो कि सारी हाइम्स को बोलेंगे या फिर चैंट करेंगे म्यूजिक को, ये बोलते हैं। फिलोसफी की बात करें तो फोकस करते हैं डिवोशनल सिंगिंग एंड म्यूजिकल रिसाइटेशन पे, म्यूजिकल को कैसे रिसाइट करना है, डिवोशनल सिंगिंग पे, मतलब धार्मिक चीज़ों पे काइंड ऑफ। ओके, छंदोग उपनिषद क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्कशन मेडिटेशन। ओम पढ़ेंगे नीचे, दोबारा पढ़ लें, ऊपर पढ़ा था हमें से, है ना। तो ये दोनों उपनिषद के बारे में भी याद रखेंगे। एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ब्रह्मांड एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस, कि जो ब्रह्मांड और सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसके बीच का जो नेचर है उसको बेसिकली एक्सप्लोर करता है कौन? केन उपनिषद। एग्जाम टिप की बात करें तो सामवेद एक सॉर्टेड मिला। सामवेद एक बहुत छोटा वेद है, इसमें टोटल 1875 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, मोस्टली वर्ड जो कि ज़्यादातर ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। भैया ये तो बहुत छोटा था। अरे यार, ऋग्वेद से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से ऋग्वेद के बारे में ज़्यादा पढ़ा दिए। अच्छा ठीक भैया, यजुर्वेद पढ़ लें, चलो यजुर्वेद पढ़ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेदा ऑफ रिचुअल, क्योंकि यहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। कंटेंट की अगर बात करें आज एक बात और, कि इस पूरे पीडीएफ में मैं कोई भी फोटो लगाना भूल गया हूँ। वैसे फोटो कुछ लगानी नहीं थी, एक बस फोटो है जो कि मुझे लगानी थी पुरुष सुक्ता की। बेसिकली एक पर्सन है पुरुष, जिनसे बेसिकली माना जाता है कि जिनके माउथ से कोई और निकला, पैरों से कोई और निकला, है ना, हाथों से कोई और निकला, जंगा अंगा, जो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे तो उनका बेसिकली बस मैं फोटो ही लगा, और वायदा पे जब मैं बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे। ओके, ऐसा कुछ कठिन है नहीं, है ना। काफ़ी लोग, चलो बाद में बताएंगे, ठीक है। कंटेंट की बात करूँ, डील्स विद द रिचुअल फॉर्मूलाज, सेक्रीफाइस प्रोसीजर एंड मंत्रास, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रीस्ट ड्यूरिंग यज्ञ, के यज्ञ के टाइम पे जो प्रीस्ट को जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं प्रीस्ट के लिए जो होते हैं यज्ञ के टाइम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और प्रीस्ट कौन होता है ये आपको पता ही है, बताने की नीड है नहीं, ऊपर ही डिस्कस कर लिए थे तो क्या ही बताएं। अध्वर्यु, ठीक है। डिवीजन की बात करो तो भैया डिवीजन है इसका थोड़ा सा, शुक्ल व्हाइट, जिसको एक शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। मंत्र अरेंज क्लियरली, जिसमें मंत्र क्लियरली लिखे हों, क्लियरली, है ना, अलग से, मतलब एकदम साफ साफ, उसको बोलते हैं शुक्ल। और जिसमें मिक्स्ड हो कि भैया एक्सप्लेनेशन भी उसी में लिखे दे रहे हैं आप, मंत्र भी उसी में लिख दे रहे हैं, उसको बोले कृष्ण या फिर ब्लैक यजुर्वेद, ठीक है। और इसमें बेसिकली शतपथ ब्राह्मण है, ये भी हमको कहाँ देखने को मिलती है? शुक्ल व्हाइट यजुर्वेद में देखने को मिलती है, या फिर यजुर्वेद में हमको शतपथ ब्राह्मण देखने को मिलती है। याद रख लेना, याद मतलब रख लेना, वरना लड़ाई हो जाएगी। और ये लार्जेस्ट प्रोस है टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग रिचुअल, ये साफ साफ जो शतपथ ब्राह्मण है ये लार्जेस्ट प्रोस टेक्स्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है रिचुअल्स, कॉस्मोलॉजी और फिलॉसफी को। ओके, बृहदरंक्य उपनिषद ये ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है, डिस्कस करता है आत्मन, ब्राह्मण और मेटाफिजिक्स के बारे में, ठीक है। देख लेंगे मतलब याद ही रख लेना। मजाक नहीं कर रहा है, मैं सीरियस कैसे बोलूँ, तुम लोग मानते नहीं हो। तो ये समझो कि मम्मी अगर बोले चाय बना दो तो पहले कह देना कि मम्मी हमको ये याद करना, ठीक है। बृहदरंक्य उपनिषद, ठीक है, तो पहले इन दोनों को याद कर लेना। कथा उपनिषद भाई 2-4 बार बात कर चुके हैं, ठीक है। कथा होती है किनकी? नचिकेतन और यम जी की। यम जी के बीच में डिस्कशन है, डायलॉग ऑन लाइफ, डेथ, इमॉर्टैलिटी देख चुके थे ऊपर। और ये भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो शतपथ ब्राह्मण है जिसको व्हाइट यजुर्वेद बोलते हैं, और जो ततेरिया ब्राह्मण है जिसको ब्लैक यजुर्वेद बोलते हैं, ये वाला है ना, ये इनको याद रख लेना, दोनों के दोनों यजुर्वेद से बिलोंग करते हैं भैया। हाँ, यजुर्वेद पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यजुर्वेद लिखने की जरूरत क्या थी? अरे क्वेश्चन आया था इस वजह से लिख दिया सीधा सीधा कि ये दोनों भैया इसी से बिलोंग करते हैं, इसलिए लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम टिप की बात करो तो भैया एग्जाम में भाई ये टिप दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग के काम की नहीं है, जो मतलब अगर कभी यूपीएससी का पेपर लिखेगा उनके लिए देख लो कि यजुर्वेद इज अ प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ रिचुअल, कि यहाँ पे मैनुअल होता है रिचुअल, जैसे ऋग्वेदा और सामवेद है वैसा नहीं है ये सर, है ना, कि उसमें हाइम्स लिखे हैं, उसमें म्यूजिक लिखे हैं। ये भैया इसमें रिचुअल्स की बात हो रही है, थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा है। अब अथर्ववेद की बात करें तो भैया वेद ऑफ स्पेस एंड एवरीडे लाइफ, कि ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा, कहो तो ऐसा मंत्र पढ़ दूं कि तुम सबका सिलेक्शन एक बार में हो जाए, और सारे लोग ताली बजाओ, मेरे घर पे आओ, पैसा दो बहुत सारा हमको, ऐसा होगा। अगर तुम लोग हमको बहुत सारा पैसा दोगे तो मैं ऐसा जादू पढ़ दूंगा कि आप सबका सिलेक्शन हम लोग इसी साल हो जाएगा, 2026 में दुनिया खत्म हो ना हो तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, बताओ पढ़ दूँ? चलो कमेंट बता देना कि हाँ भैया पढ़ दो एक मंत्र, फिर एक मंत्र बताएंगे तुम लोग को, डेली पढ़ा करो सुबह सुबह। तो अथर्ववेद के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अरे यार गलती हो गई, गलती कुछ नहीं होगी, 1 2 3 पता नहीं फालतू का ही लिख गया, इसको हटा देंगे। चलो कंटेंट की बात करो तो इसमें मैजिकल फॉर्मूला, चार्म्स। अब चार्म्स क्या होते हैं जानते होगे भाई। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे इंग्लिश के होते हैं जिनका हिंदी का मैं मतलब ही नहीं समझ पाता हूँ कि हिंदी में इनको क्या बोले। हीलिंग, हाइंस, प्रेयर फॉर हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, इन सब के लिए सारी चीज़ें लिखी हैं कि भैया कि जीवन में सारी सुख शांति बनी रहे, भगवान हम जो चीज़ों से बचे रहें, गलत चीज़ों से, हमारी हेल्थ पे बेसिकली सारी चीज़ें रहें, तो उन सब की जो बात होती है वो अथर्ववेद में होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर डेली लाइफ के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर मेडिसिन, एग्रीकल्चर। एक सेकंड, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ यार हो रहा है भैया,
डर जाते हैं यार, तुम लोग नहीं डरते हो कि हमारी जान निकलती है, कि हमारे साथ धोखा हुआ है ना। अब ये बात भी कई बार बता चुके कि धोखा हुआ है, फिर भी देख रहे हो हरकत हमारी। तुम लोग पैसा बहुत सारा किसी ने भेजना, एक नया लैपटॉप ले आएंगे एप्पल का, ठीक है, एक ले आएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, पेंट है, फिर इतना प्यारा मन से पढ़ाएंगे कि तुम लोग को मजा आ जाएगा। चलो छोड़ो, हर बार कुछ ना कुछ मांगता रहता है, कैसा मास्टर है। चलो, तो प्रीस्ट देखो, तो भैया इसको ब्राह्मण लोग किया करते थे, सुपरवाइज करते थे रिचुअल्स को। अच्छा, ये तो बता चुके थे ना, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, सोशल हार्मनी की प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है कहीं देखने को मिले, फिर भी याद कर लो कि जो नृत्य है, जिसको गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, ऋग्वेद में मेंशन देखने को मिलता है। तो ये तो याद रख लो कि मेंशन, देखो नृत्य कोई पूछे तो कह देना भैया ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है, ठीक है, कि अथर्ववेद के टाइम पे ज्यादा थोड़ी डेवलप हो गई थी, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नृत्य, जिसको गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, एंड मिसफॉर्चून मेंशन्ड, इनको ऋग्वेदा में काफी बार देखने को मिलेगा, और बाद में अथर्ववेद में भी देखने को मिलेगा। नृत्य, जो कि पर्सोनिफिकेशन है डांस और रिदम का, ये बेसिकली सिर्फ अथर्ववेद से रिलेटेड है। और ये अगर आपको कभी कभी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में क्या बता दिया जाए, अब मैं तो इसको गूगल भी किया था, तो मुझे तो ये अथर्ववेद ही देखने को मिला था। आप लोग जरा एक बार कंफर्म करके बताइएगा कि आपको इसका ऋग्वेद में अगर देखने को मिलता है, बेसिकली इसका सोर्स बता देना अगर आपको कुछ और पता चले, ठीक है। नृत्यु वाला है ना, दोनों वाला है ना, वैसे इसका तो याद रख लेना कि ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों, और इसका सिर्फ अथर्ववेद, ठीक है। विद प्रिजर्व रिफॉर्म्स टू जॉय आर्ट एंड रिचुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, बस देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इस बुक को 20 कांड में लिखा गया है। कांड होते हैं ना, जैसे कि रामायण में हमको कांड देखने को मिलते हैं अलग अलग, है ना, कि कौन सा जैसे बोलते हैं, अब मुझे याद नहीं है एक भी कांड के नेम, क्योंकि मैं रामायण के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, मतलब मैंने देखी हुई है बट मैं वैसे नहीं जानता हूँ कौन कौन से कांड थे। फिलोसफी की बात करें तो सोर्स यूनिवर्सलिज्म और सोशल एथिक्स एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, के यूनिवर्स के बारे में। सोशल एथिक्स मतलब वही कि कौन कौन सी नॉर्मल चीज़ें जो आपके अंदर होनी चाहिए, एथिक्स कैसे होने चाहिए, तमीज कैसी होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए। एक प्रैक्टिकल अप्रोच, अब प्रैक्टिकल क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें ये तो जानते होगे, मतलब इसके बारे में क्या ही बताना है। अभी उपनिषद कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है ना। आप सबसे पहले देखो मंदू के उपनिषद के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊपर पढ़े हुए थे, नीचे जो बोल रहे थे एक लाइन बताए थे, तो ये भैया शॉर्टेस्ट उपनिषद है 12 वर्ष का। ये एक्सप्लेन करता है किसको, ओम के बारे में, ठीक है, बस बस। और ये बताता है कि 4 स्टेट है आपकी कॉन्शियसनेस के, एक होता है बेकिंग कि आप जाग रहे हो, एक होता है ड्रीमिंग कि आप सो रहे हो, एक होता है कि भैया पागल हो गए, मतलब ड्रीमिंग मतलब सपना देख रहे हो, एक होता है डीप स्लीप कि बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, और एक होती है ट्रांसडेशनल तुर्क, जिसको बोलते हैं कि अब आपको जीवन का ज्ञान हो गया, प्योर कॉन्शियसनेस में, कि आपको सच में पता चल रहा है कि आसपास चीज़ें हो क्या रही हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो ये 4 तरह की चीज़ें हैं, तो हो सके तो भैया इसको देख लेना, हो सके तो देख लेना से मेरा मतलब होता है कि 1-2 बार देख जाना, है ना। महा उपनिषद, इसमें देखने को मिलता है बसु भैया इतना बढ़िया मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करता था, वासुदेव कुटुम्बकम, वासुदेव कुटुम्बकम, ठीक है, हाँ आप सही पढ़ रहा हूँ। तो इसमें वासुदेव कुटुम्बकम जो चीज़ है, जिसको बेसिकली कहीं ना कहीं किसी ने यूज़ करा था, सरकार जी ने, कब यूज़ करा था, किस चीज़ में यूज़ करा था, ये आप मुझे बताइए, कि पूरी की पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, तो ये महाउपनिषद से लिया गया है। मुंडक के उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। और वृधन्य, अब देखो मुझे पढ़ने दो, वृहदन्य का वृधन्य उपनिषद, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट उपनिषद है, ये पार्ट है किसका, शुक्ल यजुर्वेद का, सेंट्रल टू, अब बिल्कुल मत जाओ, ये बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल जाने की नीड नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज ही रहोगे, बिल्कुल मत जाओ, ठीक है, हटा दूंगा मैं इसको नोट से, टेंशन ना लो। तो ये लॉन्गेस्ट उपनिषद है, ये पार्ट है किसका, शुक्ल यजुर्वेद का। एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ सेल्फ, आत्मन एंड नीति के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एंड अर्ली सोशल आइडियाज लाइक अश्वमेध और वर्ण के जो वर्ण जैसी चीज़ें आई वो कहाँ से आई, वो इनके बारे में बताता है। अश्वमेध जो जैसी जैसी चीज़ें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्स सैक्रिफाइस भी बोलते हैं, तो ये कहाँ से आया, ठीक है, इसको भी देखेंगे। अश्वमेध वही होता है ना जिसमें घोड़े को मार दिया जाता है, हैं? कोई कमेंट करके ये मत करें ना कि भैया इसमें तो घोड़ा दौड़ाया जाता है। चलो भाई, अच्छा यही दो पढ़ रहे थे, कहाँ गया क्या यार, एक तो ये माउस और नहीं चल रहा है। अच्छा चलो हो गया। तो ज्वाला उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आश्रम सिस्टम के बारे में बात होती है। तो ज्वाला उपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद और संन्यास उपनिषद में देखने को मिलेगा, काइंड ऑफ, ये समझ लो, ठीक है, या फिर इसको इस नेम से भी जानते होंगे, जो भी लिखा है देख लीजिएगा अपने हिसाब से। रिनाउंसिएशन मतलब संन्यास की इसमें बात होती है, और स्कैंटी ऑफ काशी, ये क्या है भाई, मत जानो, ठीक है, मत जानो, बिल्कुल जानने की नहीं है। सीधी बात ये है, ज्वाला उपनिषद ये बोलता है, ये अर्लीस्ट टेक्स्ट है, लेजिटिमाइट रिनाउंसिएशन एट एनी स्टेज, वही बात है कि आप कभी भी संन्यास ले सकते हो, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, बस इतना ही जानना है, ठीक है।
नॉट ओनली आफ्टर कंप्लीट ड्यूटी, ये नहीं कि सारी की सारी ड्यूटीज करो, उसी के बाद जब भी आप चाहो किसी भी लाइफ पीरियड में संन्यास ले सकते हो, है ना। अभी संन्यास मत ले लेना, वरना क्या करोगे तुम लोग। थोड़ा जी लो, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ में, मतलब थोड़ा गाना आना डालो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो, नाचते हुए नौकरी वोकरी ले लो, पूरी दुनिया वगैरह घूम आओ, फिर खुशी खुशी संन्यास ले लो मन करे तो। ठीक है कि भैया हाँ जंगल गए थे संन्यास लेने, भालू खा गया कितना बुरा लगेगा यार है कि भैया सोचा था कि 1 घंटे कम से कम मेडिटेशन करेंगे, जंगल में जाके बैठ गए 1 घंटे, आधे घंटे में भालू ले गया, खत्म हो गया खेल। तो ये नृत्य शास्त्र, हाँ बाय द वे इसको नृत्य शास्त्र को काफ़ी बार 5th वेद भी माना जाता है। ठीक है, ये साइंस ऑफ ड्रामा डांस एंड म्यूजिक याद रखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हैं वो 4 स्टेज ऑफ लाइफ जो कि हमको यहाँ पे जवाला उपनिषद में देखने को मिलते हैं। एक तो होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है, एक होता है ब्रह्मचर्य जिसमें बेसिकली स्टूडेंट लाइफ होती है, जिसमें बेसिकली हमको सारे के सारे सेक्सुअल डिजायर से दूर रहना पड़ता है, गुरु के अंडर रहना पड़ता है और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। वही डिसिप्लिन फॉलो करा रहे हैं और डेली, गुरु तो मैं नहीं हूँ, मैं तो भाई हूँ आपका, ठीक है, दोस्त हूँ, दोस्त। ठीक, तो वही बात है कि आपको गुरु के अंदर रहना पड़ता है और डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन मैं कह रहा हूँ भाई, डिसिप्लिन में रहो और इन चीज़ों से तो भाई दूर रहो, है ना। ये चीज़ बहुत होती है इस उम्र में, तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहो। 17 से लेके 25 तक जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर जाएगा, इन तीनों चीज़ों को, वो ये समझो कि महान व्यक्ति बन जाएगा। तो वही बनना है हम लोग को, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड धर्म। ठीक है, गृहस्थ की बात करें तो ये जीवन एंजॉय करने का करो। ठीक है, घर वाले कामों में लगो, मैरिज करो, फैमिली, सोशल ड्यूटीज, ये जिन्हें अर्निंग, पैसा कमाओ, है ना। तो 25 से पहले पैसा कमाना है। ठीक है, एज लगभग मानी जाती है कि 25 तक तो ये सारा कर ही लो। 100 इंसान वैसे जीता नहीं कि 25 इसमें दे दो, ये समझो कि 25 इसमें, 20 इसमें, 15 इसमें, 10 इसमें, समझ लो अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे बांटना हो जीवन आपका। ठीक है, गृहस्थ बेसिकली हाउस होल्ड होता है, कंसीडर द पिलर सपोर्टिंग अदर स्टेट। और वही बात है, ये पिलर होता है कि भैया एक बार अगर आप पैसा कमाने लगे तो ये दोनों तो खुशी खुशी गुजर जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। अब पैसा कैसे कमाओगे कि जब आप यहाँ पढ़े होगे, है ना। अब यहाँ नहीं पढ़ोगे तो ये समझो ये तीनों बर्बाद हो गए यार, है ना। ये चीज़ होती है, तो यहाँ पे बढ़िया टाइम दो, यहाँ पे बढ़िया टाइम दो। यहाँ तो वैसे ही तुमको चला जाना कि रिटायर हो जाओ भैया, फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब जंगलों में चले जाओ, विड्रॉल फ्रॉम एक्टिव लाइफ, कंटेम्पलेशन, कंप्लीसन होना चाहिए। अच्छा, कंटेम्पलेशन, अब ये क्या होता है, ये ऑस्टेरिटी बेसिकली होता है साधना, ये ए लगाना भूल गया मैं, साधना होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्डली ड्यूटीज टू स्पिरिचुअल फोकस, की स्पिरिचुअलिटी है उस पर थोड़ा फोकस करो। ठीक है, संन्यास की बात करेंगे भैया, सारी की सारी चीज़ों को छोड़ दो, ये मोक्ष, है ना, मोक्ष के लिए आ जाओ। मोक्ष के, हमको मोक्ष चाहिए जीवन में, जो मृत्यु और जो जीवन की क्या यार मैं क्या बताऊं कि पहले पूरा जीवन जी लिए, पहले पूरा वो जो भी क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, कि मोह त्याग दो, कि पहले जितना मोह था वो पूरा एंजॉय कर लिया, जब सब कर लिया उसके बाद कह रहे हैं कि भैया हमको मोक्ष चाहिए। तो वही चीज़ है, और इंसान को आपको पता है कि आखिर में ही हमेशा याद आता है कि हमको मोक्ष चाहिए। इसलिए ये जो बताता है जाबाला उपनिषद, ये बताता है कि कभी भी आप मोक्ष ले सकते हो, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तभी फिर वो भगवान को पूजना शुरू करेगा, फिर गाय दान करेगा, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगा आपको। ओके, कि जब आपको जैसे आत्मन मतलब खुद के जीवन का रियलाइजेशन हो जाए आत्मा का, तो हम लोग को बेसिकली मोक्ष हम लोग ले सकते हैं उसके बाद। अथर्ववेद डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेद, तो अथर्ववेद भी डिफरेंट है दूसरे 3 वेदात से, मोर अबाउट मतलब ज़्यादा टॉक करता है फोक ट्रेडिशन, हीलिंग एंड सोशल फिलॉसफीज, इसमें फिलॉसफीज देखने को मिलती है। इसी वजह से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे उपनिषद के बारे में भी पढ़े। और सुनो मेरी बात थोड़ा मन से सुना करो कभी कभी, रोज़ नहीं कभी कभी। तो यार ये जितने भी उपनिषद इनके देख लेना है यार, मन से देख लेना भाई प्लीज़। क्वेश्चन आ जाएंगे फिर हमसे कहोगे भैया पढ़ाया नहीं था, हम कहेंगे पढ़ाया था, फिर तुमको नोट्स में दिखाना पड़ेगा, लड़ाई होगी अपनी, इसलिए मत किया करो। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं चारों वेदा को, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ ही लिया होगा भैया। इसमें हाइम डेटीज नेचर के लिए लिखा है ना, डेटीज मतलब वही भगवान लोग, है ना। और सामवेद में म्यूजिकल चैंट्स की बात होती है, यजुर्वेद में रिचुअल परफॉर्मेंस, अथर्ववेद में स्पेल्स, हीलिंग, डेली लाइफ। भैया इसको होत्री, उद्गृति, ये अधर्वायु, ब्राह्मण करते हैं। इनके की उपनिषद ये देख लो, चंदोग्य, केन, वृहद्रक, अथर्व देख लेना, ठीक है। मंडूलिका, महा, है ना। महाउपनिषद में क्या देखने को मिला, जल्दी बताओ, महाउपनिषद में क्या देखने को मिला, ये आप बताओ। अच्छा ये तो लिखा है क्या यहाँ पे, चलो ठीक है। चलो देख चुके थे, ये बता दिया था ना, ये बताया था यार कि नहीं बताया था, शुक्ल और कृष्ण डिवीजन बताया था ना। हाँ 2 डिवीजन बताए थे ना, हाँ वही है, चलो ठीक है। स्कूल ऑफ फिलोसफी, कितना पढ़ना पड़ेगा भाई, चलो ठीक है भाई। तो स्कूल ऑफ फिलोसफी जो कि बेसिकली बिलीव करते हैं वेदास में, इनको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, जो कि वेदास को मानते हैं। तो चलो देख लेते हैं, कई हैं। एक तो सामक है, इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, कपिला थे। ये एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्स को डुअलिज्म के द्वारा, कि एक होता है पुरुष, एक होता है प्रकृति, जब इन दोनों का मिलन होता है तभी क्रिएशन होता है, ठीक है।
ये ओल्डेस्ट फिलोसफिकल सिस्टम है, बेसिस फॉर योग फिलोसफी, योग फिलोसफी के बेसिस पे ये सबसे पुराना फिलोसफिकल सिस्टम है। कौन? सांख्य, सांख्य, सांख्य लिखा है ये, हिंदी में तो सांख्य लिखा है, हिंदी में तो पढ़ लेते हैं भाई, मतलब थोड़ी मोड़ी। न्याय, न्याय मतलब जो कि गौतम जी ने लिखा था, है ना, सेज गौतम। सेज मतलब क्या होता है? जो होते हैं ना ऋषि मुनि टाइप, या फिर भिक्षु टाइप, कुछ भी कह लो, उनको बोलते हैं सेज, या फिर हर्मिट जो होते हैं ना, काइंड ऑफ। अब मैं एकदम एग्जैक्ट मीनिंग मुझे पता नहीं है, तो सेज गौतम है, ठीक है ना। याद नहीं आ रहा है, पता तो है, याद नहीं आ रहा भाई। की आइडियाज की बात करें तो ये जो होता है स्कूल, वो लॉजिकल और रीजनिंग का होता है। ये फोकस करता है प्रमाण, कि भैया क्या प्रमाण है भैया, वैलिड नॉलेज के। बोलते तुम कुछ भी रहे हो, लिखा कहाँ है भाई, प्रमाण दो इस चीज का हमको। तो परफेक्शन, इंटरफेरेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमोनी, इन सारी चीजों को भैया कहाँ से आए हो। इंटरफेरेंस के बात है कि भैया तुम गलत दे रहे हो, उनके बारे में बात करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर टेस्टिमनी करते हैं कि हाँ ये चीज़ आप जो बोली सही है कि नहीं, ठीक है। नोन फॉर साइंटिफिक अप्रोच और ट्रुथ, की भैया साइंटिफिक अप्रोच और ट्रुथ की बात होती है, न्याय आपको मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वैशेषिक, वैसे इसको लिखे थे सेज कनाडा, है ना, फाउंडर इनके सेज कनाडा। इनके जो फाउंडर है कौन है? सेज गौतमा। और इनके जो फाउंडर है कौन है? सेज कपिला, याद रखेंगे, ठीक है। ये एटोस्मेटिक थ्योरी की बात करते हैं, एवरीथिंग मेड ऑफ डिविजिबल एटम, की सारी चीज़ें ऐसे एटम से बनी है, मतलब छोटे मोटे जो एटम्स हैं उन्हीं से, अणु जिनको बोलते हैं, अणु, इन्हीं से सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और जब इन्हीं से सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, पूरी की पूरी दुनिया, और ये जो सारी की सारी चीज़ें 7 पदार्थों में कैटेगराइज की गई हैं। और ये जो 7 पदार्थ है ये हमारे जो हो जाएंगे सामने लिखे हुए हैं, देख लीजिए। क्वालिटी, एक्शन, सब्सटेंस, जर्नैलिटी, पर्टिकुलरिटी, इनहेरेंस, अब्सेंस। अब भैया ये क्या होते हैं सारे के सारे, क्या पढ़ना जरूरी है? मैं तो यही कहूँगा कि भैया इतना कुछ पढ़ना जरूरी है नहीं हमको जानना, इसलिए इसको स्किप कर दें, तो स्किप कर ही देते हैं, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म में जितना दी तुम्हें, जितना डेप्थ में उतना चाहो घुसते चले जाओ। और क्वेश्चंस भी थोड़ा डेप्थ में आते हैं, बट इतना नहीं, लेकिन आते हैं। अर्ली फॉर्म ऑफ फिजिक्स, मेटाफिजिक्स इन इंडियन थॉट, के इंडियन थॉट के हिसाब से देखो तो फिजिक्स और मेटाफिजिक्स का ये अर्ली फॉर्म था। कौन सा? ये वैशिष्ट। योग की बात करें तो पतंजलि, आपको पता ही होंगे। प्रैक्टिकल डिसिप्लिन ऑफ माइंड बॉडी कंट्रोल, क्या माइंड और बॉडी को कैसे कंट्रोल करोगे, इसमें 8 फोल्ड पाथ देखने को मिलता है। ये बाद में हमको बुद्धिज्म में भी देखने को मिलता है, क्या ऐसा कुछ है क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धार्य, धन्य, समाधि, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ये अष्टांग योग है, ये अष्टांग मार्ग अलग है, ये योग है, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है, ये अलग है, वो अलग है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है ना। फोकस ऑन मेडिकेशन, कंसेंट्रेशन, लिबरेशन, मोक्ष, ठीक है। पूर्व मीमांसा याद रखेंगे। इनकी जो सेज हैं कौन है, से फाउंडर कौन है? सेज जामिनी, जमीनी, जमीनी नहीं है, जमीनी जो भी इनको बोलते हैं, जामिनी, जामिनी बोलिएगा, ठीक है। कंसर्न विद रिचुअल्स, कर्म एंड ड्यूटीज, के आपके कर्म क्या है, कौन से रिचुअल्स आपको करनी चाहिए, और आपकी ड्यूटीज क्या है ना, वो चीज़ होती है। एम्फेसाइज करते हैं धर्म को, करेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स इंश्योर्स प्रॉस्पेरिटी, कि जब आप चीज़ों को सही तरीके से करेंगे तो आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। तो ये उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं कि जो आप चीज़ें कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो, जो आपके रिचुअल्स हैं, कर्म जो आपको करने चाहिए वो ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रिचुअलिस्टिक स्कूल, ये रिचुअलिस्टिक स्कूल है, बेसिक्स ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, कि यहीं से बेसिकली हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, काइंड ऑफ, है ना, ठीक है, ये बेसिस है। उत्तर मीमांसा ये है पूर्व मीमांसा, ठीक है, ये पूर्व मीमांसा, ये उत्तर मीमांसा, वेदांत, ठीक है, ओके। जो इनके हैं कौन है, ये सेज बद्रनाया है, ये ऑथर है किसके? ब्रह्म सूत्र के, याद रखिए। ये फोकस करते हो उपनिषद पे, फिलोसफी ऑफ ब्राह्मण, अल्टीमेट रियलिटी एंड आत्मन, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मांड जो होता है, ब्रह्मांड, तो उसके बारे में बात करते हैं, और जो आत्मा है उसके बारे में बात करते हैं। ये उन्हीं दोनों पे फोकस करते हैं इनकी फिलोसफी। और ये डिफरेंट सब स्कूल में डिवाइडेड है, एक अद्वैत, एक वैसे विशिष्ट द्वैता, और एक द्वैता। तो द्वैता होती है ड्यूअलिज्म, अद्वैता होती है नॉन ड्यूअलिज्म, विशिष्ट द्वैता होती है क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म, जिसको कौन लिखते हैं? रामानुजा, शंकराचार्य और माधवाचार्य। बस इनका नेम याद रख लो, ठीक है, बस नेम याद रख लो, ज़्यादा बिल्कुल जानने की नीड है नहीं कि कौन क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, चलो ठीक है, हाँ, अरे कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास कर रहे थे। अच्छा हाँ, ये तो इसको वेदांता बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, सारे के सारे लिटरेरी सोर्स हमने देख लिए हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। मैं पानी पियाऊँगा यार, चलो अर्ली वैदिक जब पीरियड खत्म कर देंगे उसके बाद मैं पानी पीने जाऊँगा, और कल से पानी अपने पास रखूँगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में होता है। ज्योग्राफिकल और सेटलमेंट्स की बात करें, भाई मुझे पता नहीं है, पॉज कैसे करते हैं उसको।
ये कोई मुझे अगर बता दे कि इसको पॉज कैसे करेंगे, ऑप्शन तो देख नहीं रहा यहाँ पे। पॉज करने का अगर ऑप्शन होता तो मैं पानी आनी पी के सब आ जाता। ठीक है, तो ज्योग्राफिक और सेटलमेंट की बात करें तो भैया ऋग्वैदिक पीपल लिव्ड, आपको बताइए सब सिंधु वाला। ठीक है, अब ऐसा होगा कि मोस्टली सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, पास्ट देख चुके थे। पहली बात है कि विलेजेस में रहते थे, विलेजेस इनकी मेन यूनिट थी, कोई अर्बन सेंटर इस समय तक नहीं थे, ये भी याद रखेंगे। दे गेन इंपॉर्टेंस इन द लेटर वैदिक एज, कि गंगा और यमुना के इतने प्रोमिनेंट इस समय नहीं थे, लेटर वैदिक एज में थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ये भी याद रखेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल होती थी फैमिली, बहुत सारी फैमिली बनेगी तो ग्राम मतलब गाँव बनेगा, बहुत सारे गाँव बनेंगे तो एक क्लैन बन जाएगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लैन, उसमें जाके जाना बनेगी मतलब ट्राइब। ठीक है, और ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये जो हायरार्की आपको याद रख लेनी है। ऑफिसियल्स उस टाइम पे जो चलते थे, ग्रामनी, ग्रामनी कौन होता था? हेड ऑफ विलेज, कि भैया हमें इस गांव के कौन है, हेड है। राजन, अब आप में आपको इसमें एक बहुत ज़्यादा वो देखने को मिलेगा कि मैं बताऊंगा अभी आपको। राजन किंग और चीफ, हेड ऑफ जना, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल एंड कैटल, कि जो राजन होता था ये बेसिकली क्या करता था, इसको गोपति भी बोलते हैं, ये बेसिकली कैटल्स होती है ना, जो बेसिकली बछड़े या फिर जो गाय हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता था, कि आपने लोगों और गायों को प्रोटेक्ट करोगे तो भैया ये बड़ा काम होता था। कि अगर आप राजा हो तो चलो ठीक है, लेकिन यार काम तो करना पड़ेगा, तभी तो राजा हो। पुरोहित कौन होता है? प्रीस्ट, जो कि एडवाइस करता है किंग को। सेनानी कौन होता है? आर्मी चीफ, नो स्टैंडिंग आर्मी, ओनली ट्राइबल मिलिटेंट्स। याद ये रखो कि है तो ये आर्मी चीफ है ना, कि अगर है तो ये आर्मी चीफ मतलब ये वो तो है कि मतलब आर्मी का चीफ है, लेकिन ये याद रख लो कि यहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, अभी तक कोई स्टैंडिंग आर्मी बनी नहीं थी। असेंबलीज की अगर बात करें तो ये भैया देखो, सभा, समिति, विधाता देखने को मिलती थी। सभा जो होती थी, काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स, एस्ट्रोक्रेटिक, मतलब वही है कि जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, जिनके पास थोड़ी सी अकल है, जो थोड़े उम्र में बड़े हैं, तो उनमें सारे के सारे मतलब सभा में वो सारे लोग होते थे। समिति बेसिकली क्या होती थी? जनरल ट्राइबल असेंबली होती थी, कि इसमें सारे के सारे ट्राइब्स के लोग आएंगे, उनको कोई भी बात बोलनी होगी तो वो बोलेंगे। इसमें कॉमन पीपल भी इंक्लूड रहते थे। विधाता की बात करें तो, और हाँ इसमें अभी समिता सभा समिति में औरतें वगैरह जो वुमेन्स वगैरह थी वो जा सकती थी, है ना। अच्छा, वैसे नीचे देख लेंगे। विधाता मोस्ट फ्रिक्वेंट मेंशन इन ऋग्वेदा, मैनेज रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल थिंग्स। ओके, एक सेकेंड। अच्छा ठीक। तो विधाता बेसिकली क्या होती है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन, ये ऋग्वेदा में काफी बार देखने को मिलेगा विधाता का मेंशन। मैनेज रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल अफेयर्स, तो इन सारी जो चीजें हैं ना, कि कभी लड़ाई होगी, वो सारी चीजों को कौन देखता था? विधाता देखते थे। ओके, फीचर्स की बात करें तो पॉलिटी वॉज सेमी डेमोक्रेटिक, जो पॉलिटी थी वो सेमी डेमोक्रेटिक थी, ऐसा तो है नहीं कि पूरी डेमोक्रेसी चल रही थी। द किंग्स पावर वॉज लिमिटेड बाय असेंबलीज, के किंग के पास पावर तो थी बट वो लिमिटेड हो जाती थी इनकी वजह से, है ना, कि जब तक यहाँ से ऑर्डर पास नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी। मोनार्की इज नॉट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी, वही बात है कि जो मोनार्की है कि जो राजा है तो राजा का बेटा बन जाएगा, फिर राजा का बेटा बन जाएगा, फिर राजा का बेटा, बट ये नहीं कि हमेशा राजा का बेटा ही बनेगा। देखने को मिला है कि सब बहुत ज़्यादा अगर आगे जाओगे तो सिर्फ 5 जनरेशन तक देखने को मिला है। सोर्स बुक्स तावा। ओके, मोर देन 30 ट्राइब्स मेंशन, इसमें 30 से ज़्यादा ट्राइब्स मेंशन है। ठीक है, पंच जना, जिसको यदु, त्रुसुव, अनु, द्रयु, पुरु भी बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब 30 ट्राइब है। और मैंने आपको बताया था ना कि पुरु के बारे में याद रखेंगे, है ना, और ये भी यदु के बारे में, बाकी ये के बारे में नहीं बता पाए। अच्छा, वो शायद उस 10 बैटल मेंशन ना होगी, और होगी तो मुझे याद नहीं है, बस याद रख लो कि ये 30 ट्राइब इंपॉर्टेंट है ना, देख लीजिएगा। सोशल लाइफ की बात करें तो पैट्रियार्कल थी सोसाइटी। पैट्रियार्कल क्या होती है भैया? मतलब वही मेल बेस्ड, मेल डोमिनेंस जाता था। किंगशिप बेस्ड, डिवीजन बेस्ड ऑन प्रोफेशन, के जैसा आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको बांट दिया जाएगा। वुमेन्स बढ़िया हाई स्टेटस में रहा करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इक्वल इन रिचुअल्स, असेंबलीज और एजुकेशन, सब में सारी चीज़ें इक्वल थी। फेमस स्कॉलर भी हमको अपाला, विश्वारा, घोष, लोकमुद्रा जैसे देखने को लोग मिलेंगे, और इन्होंने माना जाता है कि इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, उपनिषद वगैरह, तो इनको याद रख लेना। ठीक है, चाहे सोने जाओ, चाहे नहाने जाओ, चाहे कुछ कहीं भी जाओ, खाना पीना कुछ भी करो, इनके बारे में बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम। यहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं थी, कोई भी सती नहीं हुआ करती थी। नियोग की बात करें तो लेवरेड विडो री मैरिज अलाउड थी। जो नियोग मतलब होता है कि जो विडो होती है ना, मतलब जिनके पति नहीं होते, तो उनका जो री मैरिज थी वो उस समय तक अलाउड थी। पॉलीगेमी अमंग पीपल, जो बड़े बड़े लोग होते थे वो 2-3 शादी कर सकते थे, पर जो छोटे मोटे लोग थे वो 2-3 शादी नहीं कर सकते थे, है ना। जो राजा लोग हैं वो लोग शादी कर सकते थे यहाँ पे 2-3। ठीक है, डाइट की बात करें तो भैया दूध, वार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, काउ मीट। भाई अरे अरे राम 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 राम, क्या लिखा है कि काऊ के मीट को नहीं खाते थे। अभी आगे एक चीज पढ़ाऊंगा, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साफ सब लिखा है कि काऊ का मीट अलाउ नहीं था खाना। ठीक है, काऊ को स्केयर्ड एनिमल माना जाता है, अघन्य, जिसका मतलब होता है कि इसको मारा नहीं जा सकता, इसकी बात होती है। ठीक है, एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे चैरिट रेसिंग हुआ करती थी, डाइस के गेम्स हुआ करते थे, म्यूजिक और बेसिकली डांस की बात होती थी, है ना। ये सारे चीज़ों के लिए लोग एंटरटेनमेंट करते थे। वर्ण सिस्टम की बात करें तो इमर्ज लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में, कि वर्ण सिस्टम को बाद में लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा। पुरुषोक्ता बेसिकली 10th बंडल है ना ऋग्वेदा का, वहाँ पे देखने को मिलता है पुरुषोक्ता। पुरुषोक्ता बेसिकली ये समझो
के जो ब्राह्मण है वो माउथ से निकले, क्षत्रिय है वो आर्म से निकले, जो वैश्य है वो थाई से निकले, शूद्र है वो फीट से निकले। तो इसलिए माना जाता है कि ब्राह्मण सबसे बड़े हैं, क्षत्रिय ये ऐसे ऐसे माना जाता है, बट ऐसा है नहीं। बस ये जो सारे लोग निकले थे कहाँ से निकले थे? पुरुष सूक्ता से। पुरुष सूक्ता में बेसिकली एक व्यक्ति बना हुआ है जिसको बेसिकली पुरुष बोलते हैं हम लोग। पुरुष क्या बोलते हैं? पुरुष, है ना। उसमें आपको अलग अलग काफ़ी जगह पे अलग अलग फोटो देखने को मिलेंगे, तो उसको भी याद रखेंगे। सूर्य सूक्ता में बेसिकली मैरिज हाइम काफ़ी सारी हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं किसकी वेडिंग को? सूर्य की वेडिंग को। किसकी? सावित्री है ना, जो डॉटर ऑफ सावित्री टू सोम, ठीक है, समझ गए? ये आई होगा यहाँ पे, है ना, कि मैरिंग हाइम डिस्क्राइब द वेडिंग ऑफ सूर्य, जो कि सूर्य की और डॉटर ऑफ सावित्री जो सोम है, इन लोग की शादी के बारे में ये जो सूर्य सूक्त है ये बताता है, ठीक। बस इतना जान लो। ये देख लिया। दासो दासो इंडिजिनियस पीपल हैं जो कि पहले से यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। बाद में इनको जाकर शूद्र माना गया, ठीक। क्या माना गया? शूद्र। नोट करो तो वन सिस्टम वॉज फ्लूइड एंड प्रोफेशनल इनिशियली बिकेम डिजिटल। वही बात है कि अभी जो वन सिस्टम है कि आप जैसा काम करोगे उस हिसाब से आप करोगे, जैसा आपका प्रोफेशन होगा वैसा आपको वर्ण मिलेगा। कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो या फिर रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो तो ब्राह्मण हो, अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो क्षत्रिय हो, अगर आप बेसिकली ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो वैश्य हो, और अगर आप तीनों की सेवा कर रहे हो तो आप शूद्र हो। लेकिन बाद में जाके ये क्या हो जाएगा कि भैया अब आप जहाँ पैदा हुए होगे वही होगा, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हकदार आप भले ही हो, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाद में ऐसा होगा। इकोनॉमी की बात करें तो अभी कैसी थी? कैटल लियरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, मेजर्ड इन कैटल, ठीक है। सॉरी, जो आपकी वेल्थ थी, मतलब जो आपका पैसा था वो भैया कि जितना पैसा होगा, जितनी गाय उतना पैसा। और जो वॉर लड़े जाते थे बेसिकली कैटल वॉर, जानते हो ना, कि गायों से लड़ने के लिए, तो उसको क्या बोलते थे? गविष्टी या गोसू बोलते थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि गायों को जीतने के लिए बैटल लड़ते थे। तो ये जितने भी गाय वाले जो भी टर्म इनको याद रखिएगा, गविष्टी गोसू। दुहत्री बेसिकली डॉटर होती थी मिल्कर ऑफ काऊ, कि जो भी गाय का मतलब जिनके पास गाय है उनकी बेटी ही बेसिकली गाय को धोया करती थी, मतलब गाय का जो दूध है उसको निकाला करती थी, तो उसको दुहित्री बोलते हैं, ठीक है। गौ घना, ये है इंपॉर्टेंट, कि अभी आप बोल रहे तो गाय को मारना अलाउ नहीं, अब आप ये कह रहे हो कि अगर गौ घना होगा, अगर हमारे यहाँ पे भैया, हाँ, कि अगर रिश्तेदार आएंगे तो गाय का मांस देना ही पड़ेगा ना। तो ये जो ड्रामे होते थे ये भी देखने को मिलते थे, ये गौ घना में हमको देखने को मिलता है। अब इसका अगर आप टर्म सीधा सर्च करोगे तो आपको पता होता था कि यहाँ पे ये लोग गाय का जो मीट है वो सर्व किया करते थे। ये चीज समझो, है ना। ऊपर बोल रहे हैं कि एकदम फॉरवर्डेड ना, बट ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे गेस्ट चले आएंगे, कि क्या बोलते हैं गेस्ट को इंडिया में क्या माना जाता है, बिल्कुल नेम याद नहीं आ रहा। तो उसी चक्कर में ये लोग क्या करते थे? गौघना मान जाते हैं, ठीक है। तो गौघना मतलब वही बात है कि अगर ये लोग आएंगे तो इनके लिए ये लोग मीट सर्व कर देंगे, इसलिए गौघना को कभी कभी ये भी बोला जाता है किलर्स ऑफ काऊ। रिश्तेदारों को ये लोग किलर्स ऑफ काऊ बोलते थे कि अगर रिश्तेदार आएंगे तो भैया उनको मांस देना ही देना पड़ेगा। पता नहीं क्यों देना पड़ेगा, कुछ भी दे दो आप, बट ये अब है तो है ना। एक बार इसको सर्च भी कर लेना। मैं एक दो बार गूगल भी किया जब मुझे लगा कि ऐसा भी होता था, क्योंकि जहाँ से मैं पढ़ा वहाँ पे ये बताया गया, फिर मैं 2-3 जगह देखा, फिर हाँ यही देखने को मिला, तो फिर मैं आपको ही बता दिया। गोपद ब्राह्मण, अ प्रीस्टली टाइटल सिम्बलाइजिंग द ब्राह्मण्स रोल एज द गार्जियन ऑफ, अरे ऊपर देख चुके थे ये, देखो ये ब्राह्मण है ना, ये गोपद की बात हो रही थी। कहाँ 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 कहाँ, ये गोपति, यही है गोपति ब्राह्मण, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। अ प्रीस्टली टाइटल सिम्बलाइजिंग ब्राह्मण्स रोल एंड द गार्जियन ऑफ वेल्थ, कि भैया जो वेल्थ, रिचुअल्स, ऑर्डर्स और पास्टोरल प्रॉस्पेरिटी इन सबको बेसिकली संभाल के रखेगा या फिर इनकी रक्षा करेगा। अदर ऑक्यूपेशन फार्मिंग होती थी, वीविंग होती थी, पॉटरी होती थी, और के कलर पॉटरी, बिल्कुल 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 याद रखिएगा। अर्ली वैदिक एज में ऑयल कलर पॉटरी आपको देखने को मिलेगी। ब्रॉन्ज कॉपर मेटलर्जी देखने को मिलेगी, ब्रॉन्ज और कॉपर का अच्छा खासा यूज हो रहा था। बार्टर ट्रेड देखने को मिलेगा, कि वही डबल कोइंसिडेंस, कि अगर आपको चाहिए है और हमको भी चाहिए है तभी अपनी बात होगी, वरना अपन दोनों की लड़ाई है। कि अगर तुमको चाहिए है 2 किलो मांस और हमको चाहिए 2 किलो दूध, तो फिर अपन दोनों को, तो ये भी जरूरी है कि तुमको 2 किलो दूध चाहिए और हमको 2 किलो मांस चाहिए, और हम दोनों एक दूसरे को जानते हो तभी ये चीज डन होगी, अर्थात ये डन नहीं होगी। वाटर ट्रेड के बारे में वायदा भी आप जानते होंगे, है ना, 1-2 बार डिस्कस किए थे, है ना। बेसिकली इसमें करेंसी का कोई रोल नहीं होता है, बट हाँ बाद में जाके करेंसी देखने को मिलती है, करेंसी और ऑर्नामेंट्स भी। और वही गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक निस्क है, बेसिकली काइंड ऑफ हार है, ना। ऑर्नामेंट्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे गोल्ड के, वरना, है ना, गोल्ड के लिखा है क्या? हाँ हाँ वही। रिलीजन की बात करते हैं तो पॉलीस्थेटिक, नो टेम्पल्स आइडल। पॉलीस्थेटिक क्या होता है? कि बहुत सारे भगवान को मानने वाला, वही होता है ना, जहाँ तक वही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे भी अभी कोई टेम्पल्स और आइडल्स देखने को नहीं मिलेंगे। एकदम एंड होते होते हम लोग को थोड़े आइडल्स देखने को मिलने लगेंगे। तो मेजर डेटीज इंद्र, अग्नि, वरुण और अदर, जैसे वायु, सोम, जिसको प्लांट एंड रिचुअल ड्रिंक बोलते हैं, पोषण, कैटल और रोड्स। ये कैटल रोड्स इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन शायद आया था, है ना, रोड से रिलेटेड कौन से हैं, तो ये देख लीजिएगा। रुद्र एनिमल्स वाले हैं, सूर्य, सावित्री याद रखेंगे, ठीक है। तो पुरंदर बेसिकली होते हैं कि जो मतलब बड़े बड़े जो महलों को तोड़ दे उनको पुरंदर बोलते हैं, तो उसके बारे में भी याद रखिएगा। इंद्र के बारे में ये बात बोली गई है, बहुत सारी हाइम्स इनके ऊपर लिखी गई है, 250 से ज़्यादा, याद रखेंगे। वॉर, रेन और थंडर के इनको देव माना जाता है, ठीक है। और उनका जो सिग्निफिकेंस है बेसिकली
जियूस जो देव हैं उनसे रिलेटेड देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी वॉर ऑफ मतलब वो भी थंडर के देवता है ना। फायर गॉड मेडिएटर बिटवीन, वही बात है ऊपर एक्सप्लेन कर दिए थे। रीत जो चली हमेशा चली आई वो वरुण देखेंगे, वरुण देव देखेंगे। फीमेल डेटीज की बात करें तो सिनवली जो फीमेल देवी जी हैं इनके बारे में देख लीजिए। इनको फर्टिलिटी का गॉडेस माना जाता है कि भाई अगर आपके बच्चे नहीं हो रहा है या फिर आपको फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप इनकी पूजा करिए तो हो जाएगा। और वाय द वे ये जो रिलेट करती हैं किससे करती है, अमावस से। अमावस से मतलब होता है न्यू मून, न्यू मून होता है मतलब न्यू जन्म के, अगर कोई इंसान नया जन्म ले रहा है या फिर नया चांद आ रहा है तो उसी से इनको बेसिकली रिलेट किया जाता है। राका बेसिकली होता है गॉडेस ऑफ फुल मून, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, सिम्बलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड कंप्लीटनेस के। वही राका मतलब ये होता है कि पूर्णिमा, पूर्ण मतलब कि सारी की सारी चीज़ें पूर्ण हो गई, तो ये साफ साफ बताती है कि सारी की सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। कंप्लीटनेस, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा, सारी की सारी चीज़ें हद से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो उसी को राका बोलते हैं। अदिति बेसिकली मदर ऑफ गॉड, जितने भी देव हैं उन सबकी जो माताएं हैं वो क्या होती है, अदिति उनको माना जाता है। एसोसिएटेड विद इन्फिनिटी, प्रोटेक्शन एंड कॉस्मिक ऑर्डर, कि वही बात है कि जो प्रोटेक्शन करती थी और कॉस्मिक ऑर्डर को चलाने के लिए अदिति जो देवी हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऊषा बेसिकली गॉडेस ऑफ डॉन। अब देखो एक होता है डस्क, एक होता है डॉन। डस्क होता है शाम वाला समय और डॉन होता है सुबह वाला समय, है ना। सूरज के निकलने का पहला समय डॉन और सूरज के जाने के बाद जो शाम का समय वो डस्क, तो इनको बोला जाता है गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक है। सिंबलाइजिंग लाइट, होप एंड रिन्यूअल ऑफ और ऋग्वेदिक है। वही बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि ये लाइट को बेसिकली दिखाती है, सिंबल माना जाता है लाइट का, क्योंकि वो सूरज से पहले आ रही है डॉन के समय में, देख लेंगे। सावित्री की बात करते हैं, सोटल डेटी थी लिंक्ड इन गायत्री मंत्र, इन्हीं के बारे में गायत्री मंत्र में बात होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है इंस्पिरेशन एंड वैलिडिटी। अब गायत्री मंत्र कौन लिखा था ये मुझे बता दीजिए। ले 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 लो, यही बता दिया, यही बता दिया, ठीक है। तो गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू सावित्री। और वैसे कहाँ लिखा है ऋग्वेद में, तो ये देख लीजिए 3rd मंडल 62 वर्स या कुछ 10 ऐसा कुछ होगा, देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, अपनी नॉलेज के लिए करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। कंपोस्ट बाय विश्वामित्र जी, ठीक है। सेलेस्टियल बीइंग जो मेल होते हैं तो उनको गंधर्व बोलते हैं, जो फीमेल होते हैं उनको अप्सरास बोलते हैं, याद रखेंगे। सैक्रिफाइस में भैया घी डाल दो, ग्रेन डाल दो, ऑफर कर दो अग्नि को, और कोई भी एनिमल वर्सेस समय नहीं होती थी। एवोल्यूशन की बात करें तो पहले जो अपन अभी तक जो देख रहे हैं वो सारा का सारा वेदिज्म है, बाद में जाके ब्राह्मणिज्म बन जाएगा, और ब्राह्मणिज्म से आगे आपको हिंदुज्म देखने को मिलेगा। यज्ञ बेसिकली यजमान कौन होते हैं, तो जो भी सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर रहे हैं अपने घर में, जो प्रीस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनको बोलते हैं यजमान, और जो टेम्पल में परफॉर्म नहीं कर रहे उनकी बात हो रही है। बात अभी लेटर में देखने को मिलेगा, है ना, तो इसको देख लेना थोड़ा। इसके बारे में जरा एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर पता हो कुछ तो, ठीक है, कि ये लेटर में देखने को मिलेगा कि अर्ली में। अब लेटर वैदिक इस टाइम पीरियड 1000 से लेकर 600 BC, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट तो सब है यार। 3 वेदास की बात करें तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस टाइम पे देखने को मिलेंगे। ब्रह्मणास की बात करें तो प्रोस्ट है एक्सप्लेनिंग रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। अरंक्यास बेसिकली होते हैं फॉरेस्ट बुक, बाय द वे ऊपर देख चुके थे, जिसमें मेडिटेटिव टेक्स्ट और हर्मिट्स के लिए जितनी भी चीज़ें हैं। हर्मिट क्या होते हैं, वो जो साधु वगैरह बन जाते हैं रहने के लिए कहाँ पे, जंगल में जाके, तो उनकी ये बेसिकली बात हो रही है। अलुपनिषद की अगर बात करेंगे तो फिलोसफिकल टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, ये जो देख चुके थे, बिगिनिंग्स ऑफ वेदांता, वेदांता की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। ओके, सतपथा ब्राह्मण, सतपथा ब्राह्मण का कहाँ में, और हाँ सॉरी सतपथ ब्राह्मण के बारे में ये चीज़ बताना भूल गया मैं। अच्छा यही बताना था, पहले नहीं बताना था, लेटर वैदिक यही बनाना था कि सतपथ ब्राह्मण में ये भी देखने को मिलता है कि भैया इन्होंने जंगलों को काटा, जंगलों को इसलिए काटा क्योंकि आयरन आ चुका था, और भैया अब ये 5 स्वरल नहीं रहे थे, 5 स्वरल मतलब वही है, तो अब इन्होंने जंगल काटा, और ये मेंशन हमको यहाँ से पता देखने को मिलता है कि हाँ भैया इन्होंने जंगलों को काटा, तो सतपथा ब्राह्मण याद रखेंगे। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो ये शब्द सिंधु से अब गंगेटिक इंडो गंगेटिक प्लेन्स वाले रीजन में जाने लगे थे। अब इनको अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, हिमालय और विंध्यास की नॉलेज हो गई थी। आयरन टूल अयास बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन को क्या बोला गया है, अयास, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। इनेबल्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस, इसकी वजह से जो जंगलों को काटना है वो आसान हो गया। फर्टिलेट एलुवियल सॉइल्स प्लेन्स अटैच सेटलमेंट, जो एलुवियल सॉइल थी ना वो उन्होंने अट्रैक्ट किया सेलुवियल सेटलमेंट को, कि एलुवियल प्लेन्स होंगे जहाँ पे खेती अच्छी होगी, फर्टिलिटी होगी, तो वहाँ पे लोग आना चाहेंगे, क्योंकि खेती करेंगे, क्योंकि अब लोग खेती करने लगे, एक जगह रुकने लगे, सेटलमेंट देखने को मिलने लगे। इसी वजह से जहाँ पे भी फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स देखने को मिलेंगे वहाँ तो लोग आएंगे ना, बस। भारतवर्ष को 3 टाइप में 3 डिवीजन देखने को मिलते हैं, एक आर्यवर्त, मध्यवर्त, दक्षिण पथा, ठीक है। तो जो आर्यवर्त है वो होता है नॉर्थन इंडिया, जो मध्य देश होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल रीजन, और जो दक्षिणापथ होता है उसको वो क्या बोलते हैं, साउथर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, मैं नहीं देख पाऊंगा, अच्छा मैं देख लूँ, चलो देख लेते हैं। अब ये समझो कि पहले के टाइम पे ट्राइब चलती थी, जनों में लोग रहते थे, अब रहने लगे हैं जनपद। जनपद मतलब होता है टेरिटरी किंगडम, कि अब राजा है, अब उसकी टेरिटरी है, अब ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा। पहले थी ट्राइब, अब थी टेरिटरी, याद रखो कि अब ये मतलब राजा आजा जैसी चीज़ें हो गई कि इस पे हम पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। पहले तो ट्राइब लोग खुशी से रह रहे थे, अब ये टेरिटोरियल चीज़ें हो गई, याद रखिए, पहले ट्राइब अब टेरिटरी, बहुत इंपॉर्टेंट।
पहले एग्लिटेरियन, अब वर्ण बेस्ड हो गई कि पहले तो चलो जो जैसा करेगा वैसा, अब वर्ण बेस्ड हो गई हायरार्की, ठीक है। पहले पास्टोरल थी, अब पूरा का पूरा एग्रीकल्चर हो गई। पहले वेदिज्म चल रहा था, मैच्योर वर्शिप मतलब नेचर वर्शिप, और अब चल रहा है ब्राह्मणिज्म के रिचुअल, सेक्रीफाइस और प्रीस्टली डोमिनेंस होगा। अब आपको पता होगा कि जो लास्ट में जब देखेंगे ना कौन सा होता है लास्ट वेद, मतलब जो भी रिचुअल्स देखने को मिलेंगे वो हमको क्या देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण्स उनको करा रहे थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे छोटा होता था कुल, फिर विस, फिर जना, फिर जनपद, फिर राष्ट्र। और ये राष्ट्र को कौन कंट्रोल करेगा, जल्दी बताओ, राजा, ठीक है। राजा ये हो गया ना टेरिटोरियल किंगडम वाला, ठीक है। किसने ऊपर ले गए, नेता है हम, नेता नहीं, नहीं भाई नेता नहीं हूँ मैं हूँ ऋषि भाई। ठीक है। क्लैन और ग्रुप ऑफ विलेजेस, बताएंगे इनके बारे में, बताएं इनके बारे में, अरे कुछ नहीं है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे कुल बनेंगे तो विश्व बनेगा, विश्व बने बहुत सारे मिलेंगे तो जन बनेगा, जन बहुत सारे मिलेंगे तो जनपद बनेगा, जनपद बहुत सारे मिलेंगे तो राष्ट्र बन जाएगा, जिसको किंगडम बोलते थे। लार्जिकल पॉलिटिकल एंटिटी रूल्ड बाय हेरिडेटरी किंग्स। और इनको बेसिकली कौन रूल करता था, हेरिडेटरी किंग्स के, राजा का बेटा, फिर राजा का बेटा, फिर राजा का बेटा, फिर राजा का बेटा, ले बेटा किसका सुनेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसुकृत और इसुकरा, ये बेसिकली एरोस मेकर्स होते थे, सोइंग वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन। ये मतलब एरो मतलब जानते हो, तीर उठा के तीर मार देंगे, क्वेश्चन आया था, लिख लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। असेंबलीज डिक्लाइन हुई कि अब सभा और समिति की इंपॉर्टेंस नहीं मान रहे, अब तो भैया राजा जो बोलेगा वही चलेगा, जय 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 राजा की जय, है ना, राजा जो बोलेगा वही चलेगा। अब नए ऑफिसर्स आ गए, ट्रेजरी ऑफिसर के, भैया अब तो भैया हाँ पैसा बहुत है यार, ट्रेजरी ऑफिसर बना दो भैया, हाँ अपन के ऊपर युद्ध होना है तो ऐसा करो, कोई रॉयल मैसेंजर लड़का बुलाओ, ये इधर से उधर सामान ले जाएगा, इधर से उधर मैसेज ले जाएगा हमारे, तो ये रॉयल मैसेंजर हो गया, टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट कराओ यार। जो ब्राह्मण थे वो बढ़िया रिचुअल्स करा रहे थे, जो क्षत्रिय थे वो क्या 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 कर रहे थे, वो भैया यही कर रहे थे, क्या बोलते, राजा बन रहे थे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, शूद्र होते ना, हाँ वैसे सॉरी वैश्य जो थे वो क्या कर रहे थे, वो भैया टैक्स दे रहे थे। और शूद्र क्या कर रहे थे, शूद्र बेचारे तीनों लोग की सेवा कर रहे थे समय तक। तो ये चीजें हरकतें देखने को मिलती हैं। जनपदास की बात करें तो टेरिटोरियल किंगडम फाउंड फ्रॉम मल्टीपल जना, बहुत सारे जन मिल जाएंगे तो जनपद देखने को मिलेगा। रॉयल टाइटल्स की बात करें, हाँ याद रखो, एक रथ, राजा राजा विश्ववजन, ठीक है, ये देख लीजिएगा, राज्य विश्ववजन, अभिलाभुनपति, अभिलाभुनपति और सम्राट, ऐसे जो टाइटल है ये लोग लेने लगे थे, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, बस एक और टाइटल था, एक और प्यारा सा टाइटल था, याद बताइए जल्दी से कौन सा टाइटल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, चक्रवर्ती, वो वाला भी, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट जनपद की बात करें तो कुरु, पांचाल, काशी, कौशला, विदेहा, मगध, अंग, वंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो कुरु फाउंड बाय पूरस और भरतास रीजन, ये कुरुक्षेत्र वाले में है। रूलर के कौन होते थे, प्राक्षत और जन्म, ज्यादा नहीं है, बस देख लो, ठीक है। ये देखो पांचाल, इनके जो रूलर होते हैं वो कौन थे, परवाना, जवीली, लेटर जब मर्ज हो जाते कुरु में, बाद में जाके हस्तिनापुर के पास रहने लगते हैं, जो कि मेरठ के आसपास है, ठीक है। पांचाल रूलर है ना, महाभारत से उसे याद आ रहा है तो उसी से रिलेटेड कुछ है ये चीज, इसलिए देख लो। काशी की बात करो तो किंग अजातशत्रु, कौशला की बात करें तो किंग जनक, कैप्टन की मैथाली थी। और वायदा भाई जब हम लोग महाजनपदा वगैरह पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मगध की बात करें तो मगध, अंग, वंग, ये इमर्जिंग ईस्टर्न ट्राइबल किंगडम्स थे। विदेहा बेसिकली ईस्टर्न मोस्ट आर्यन किंगडम था। अब हम लोग यज्ञ की बात कर लेते, तो एक होता है राजस्व, एक होता है विजयपा, अरे वाजपेय यज्ञ, राजस्वीय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। तो देखो राजस्वीय जो यज्ञ होता था, इसमें बेसिकली इंसान दिखाना चाहता था कि हम कितने महान हैं, अपनी सोवरेनिटी को दिखाने के लिए, अपनी सुप्रीम अथॉरिटी को दिखाने के लिए कि हम लोग चक्रवर्ती राजा बनने वाले, मतलब पूरी दुनिया में हमसे महान कोई है ही नहीं, उसको दिखाने के लिए राजस्व यज्ञ कराते थे। और इसमें रिचुअल्स होते थे, गेम ऑफ डाइस, कैरियर रेस और कंसेंट, ये पता नहीं क्या है, देख लेना, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हटाओ। सिम्बलाइजिंग रॉयल पावर, ये साफ साफ दिखाता था कि कितनी पावर इन लोगों के पास, ठीक है। और जहाँ तक शायद मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट, मैंने कभी जब कोरोनेशन हुआ करता था, जब राजा को ताजपोशी हुआ करती थी, तब शायद उस टाइम पे भी ये कराया करते थे दिखाने के लिए, ठीक है। अब वाजपेयी यज्ञ देख लीजिए, हाँ मैं एकदम कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेक्रीफाइस इन्वॉल्विंग का कैरियर रेस, ये एक कॉम्प्लेक्स सेक्रीफाइस होता था जिसमें कैरियर रेस होती थी। कैरियर वो सिर्फ वही होता है ना, रथ वाली रेस होती थी, ठीक है। सिम्बलाइजिंग विक्ट्री एंड सुपरमेसी, तो यहाँ पे जो बेसिकली क्या होता था, दिखाने के लिए कि हम भैया जीत चुके हैं, और सुपरमेसी अपनी दिखाने के लिए, इसी वजह से लोग कैरियर रेस वगैरह कराया करते थे, तो इसको भी याद रखेंगे, ओके। और कंसीडर स्टेप टुवर्ड परफॉर्मिंग राजस्व, मार्किंग पॉलिटिकल रिचुअल फेस्टिवल, वही बात है कि अपना भक्का दिखाने के लिए ये लोग इस वाजपेयी यज्ञ को कराया करते थे।
ये बेसिकली ये होता है कि जो आपके जो रीत जो भी आपकी चली आ रही रिचुअल्स, उनकी वजह से आपको दिखाने के लिए कि हाँ अब आप एक महान व्यक्ति बन चुके हो, बस यही है, वही बताइए। अश्वमेध यज्ञ इंपॉर्टेंट है, इसको हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं। देखो हॉर्स सेक्रीफाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एक माना जाता है श्वेत घोड़ा लेते हैं, सफ़ेद घोड़ा लेते हैं, और वो उसके ऊपर बेसिकली एक चुनौती लिख देते हैं और उसके साथ 4-5 पहरेदार छोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि आप जहाँ जहाँ तक ये घोड़ा जाएगा, जहाँ जहाँ तक, वो सारी सारी टेरिटरी हमारी होगी। सर हाँ भैया, ऐसा तो वो कहीं चला जाएगा, अपनी टेरिटरी हो जाएगी? नहीं यार, सुनो ना। अब जैसे मान लो आपने अपना घोड़ा छोड़ दिया, हम यहाँ बैठे थे, तो हमने कहा यार ये तो किसी का घोड़ा चला आ रहा, और हम समझ गए कि इसके आसपास 4-5 लोग चल रहे हैं, तो हम ये समझ गए कि ये है अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा। अब अगर हम ये घोड़ा रोक देंगे तो हमारी फलाने समय युद्ध करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, तभी ये खत्म होगा। और अगर हमने नहीं रोका और ये हमारी टेरिटरी से निकल गया, तो ये टेरिटरी उस राजा के अंदर आ जाएगी, है ना। तो इसी वजह से हम इस घोड़े को आराम से रोक सकते हैं। ऐसा नहीं इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो इसका सिपाही वगैरह होते होया करते थे, तो इसको अगर आप रोक दोगे तो चलो ठीक, फिर आपको बैठक करना पड़ेगा राजा से। बट जो अश्वमेध यज्ञ वो बड़े बड़े लोग ही कराते थे, बड़े बड़े लोग, जो जैसे राम जी अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। बताओ कौन रोक देता होगा? लव कुश जी जो होते हैं वो रोक देते हैं, और राम जी कहते हैं यार ये कौन आ गया भैया, राम जी का घोड़ा कौन रोक दिया? तो वो चले जाते हैं लड़ने, लक्ष्मण जी को भेज देते हैं, हनुमान जी को भेज देते हैं, और जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, लव कुश जी, वो दोनों लोग को पकड़ लेते हैं। राम जी कहते हैं भैया माया भी बालक है, माया भी बालक है। ऐसी बहुत बात होती है, बहुत अच्छा वो है, आप देखिएगा कभी, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ में यही होता है। और क्या बताना था? तो और अगर रोक लोगे तो युद्ध होगा, नहीं रोकोगे तो टेरिटरी देनी पड़ेगी, और आखिर में जब सारा का सारा हो जाएगा तो बाद में, मतलब जहां तक आपका घोड़ा दौड़ के आया, लौट के आ गया, तो उसके बाद आपको उस घोड़े को मारना होता था। इसीलिए इसको हॉर्स सैक्रिफाइस बोलते हैं, समझ गए? इसलिए मारना पड़ता है। द हॉर्स रोम्ड फ्रीली रैंस इट, समझ गए? चलो सोशल लाइफ की बात करें। अरे 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 हाँ, विवाह है ये तो भाई। सोशल लाइफ देखो, लेटर वैदिक, अरे यार वो पानी पीना भूल गए। पैट्रियार्कल सोसाइटी भैया अभी भी चल रही थी, कि अभी भी भैया मेल्स का डोमिनेंस था, ठीक है। दो तीन शादियां जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एक तो अनुलोम, एक तो प्रतिलोम, और कौन सी थी, एक तो गंधर्व। बस यही तीन है जो आपको याद रखनी है। अनुलोम बेसिकली रेफर करती है नेचुरल मैरिज, जिसमें बेसिकली सोर्ट ऑफ वेयर मैन इज हायर, जहाँ पे जब आदमी हायर कास्ट का होता है तो वो होता है अनुलोम। जहाँ पे लड़की हायर कास्ट की होती है उसे बोलते हैं प्रतिलोम। जो होती है लव मैरिज उसे बोलते हैं गंधर्व विवाह। और बाकी इन सबको भी देख ही लेते हैं। एक होता है ब्रह्म विवाह, मैरिज वेयर अ गर्ल इज गिवन टू अ मैन और लर्निंग ऑफ कैरेक्टर। जो इंसान चरित्र का अच्छा है, ज्ञान है, उसको जब देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। दैव विवाह क्या होता है? जब गर्ल मैरिड टू अ प्रीस्ट ड्यूरिंग अ सेक्रीफाइस, कि जब कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे जब प्रीस्ट से शादी करा देते हैं लड़की की, तो उसको क्या बोलते हैं? दैव विवाह। अर्थ विवाह, मैरिज वेयर अ ग्रूम गिव्स अ टोकन। वही बात है कि जो एक ग्रूम होता है, मतलब जो दूल्हा होता है, वो एक टोकन दे देता है ब्राइड का प्राइस। मतलब वही है कि जो माना जाता है, कह रहे हैं कि जो ब्राइड, मतलब जो लड़की है, उसकी जो कीमत होती है, देखो वही लिखा है ब्राइड प्राइस, अ काउ एंड अ बुल, या तो गाय या तो एक बैल को, किसको? लड़की के फादर को, उसको बोलते हैं अर्थ विवाह, ठीक है। प्रजापति विवाह क्या होता है? मैरिज विद म्यूचुअल कंसेंट एम्फसाइजिंग ड्यूटी, की दोनों लोग राजी हैं तो उसको बोलते हैं प्रजापति विवाह, या फिर घर वाले, जो भी चीज़ हो देख लीजिएगा। गंधर्व देख चुके हैं। असुर विवाह, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैरिज बाय गिविंग वेल्थ टू द ब्राइड फैमिली, परचेज ऑफ वाइंग ब्राइड, की वही बात है कि ये बहुत सारा पैसा दे देंगे किसकी? ब्राइड की फैमिली को, और शादी कर लेंगे लड़की से। मतलब लड़की के पिताजी को पैसा दे देंगे, उसकी फैमिली को, शादी कर लेंगे, उसको बोलते थे असुर विवाह, ठीक है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है। मैरिज बाय एबडक्शन की वही बात है कि आपने जाके अटैक कर दिया, ऑफन आफ्टर बैटल, ठीक है, या फिर युद्ध के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गलत विवाह ये होता था पैश्चा विवाह। अब ये जो विवाह होता था, ये होता था मैरिज व सिडक्शन और स्टील कंसिडर्ड द लोएस्ट फॉर्म फॉरबिडन। जो मनुस्मृति है वो भी इस विवाह को नहीं मानती है, मतलब वो बोलती है कि भैया गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा होता था जो मेल या फीमेल जो भी होता था, मोस्टली जैसे मेल जो होते थे वो क्या करते थे? सिडक्शन करते। सिडक्शन बेसिकली मतलब होता है लुभाना, या फिर ये कहो गलत कार्य करना, जो भी आप सोच सकते हो, सेक्सुअली गलत काम करना, ठीक है, जिसको बेसिकली आजकल हम लोग ये बोलते हैं, है ना। तो वो सब ये कर लिया करते थे और जबरदस्ती शादी कर लेते, और माना जाता है काफ़ी बार लड़की के लिए ही करते थे, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए, काइंड ऑफ ऐसा देखने को मिला था मुझे। कोई रीजंस रहते होंगे, तो ये सबसे अजीब तरीके का विवाह माना जाता है। ये लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है, कंसिडर टू द लोएस्ट फॉर्म, इसको भी याद रखेंगे। और मनुस्मृति में इसको मना किया गया है ना। ये देख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाता और आ ही सकता है, तो देख लीजिएगा।
वुमेन स्टेटस की बात करें तो भैया डिक्लाइन हो गया। अर्ली वैदिक एज में पहले भैया बहुत इज्जत मिल रही थी वुमेन्स को, अब नहीं मिल रही है। अब चाइल्ड मैरिज अलाउ है, अब बच्चे बच्चे शादी कर लो, खुश रहो, ठीक है। सती प्रथा प्रैक्टिस होगी, सती प्रथा प्रैक्टिस होगी मतलब ये है कि अगर आपके पति नहीं बचे हैं तो अब आपको चिता पे जाके बैठना पड़ेगा, है ना। और आप लोग फिर क्या कहते हो कि भैया हाँ हमारे में तो सब ठीक ही लिखा है। ठीक है सर, ठीक ही लिखा है तो क्या करें, है ना। वेदिज्म और ब्राह्मणिज्म और हिंदुज्म अलग है, ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नो एक्सेस टू असेंबलीज, के भैया आप असेंबलीज में नहीं जा सकते। स्टिल सम स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन, कि हाँ कहीं कहीं आपका थोड़ा पार्टिसिपेशन था बट इतना नहीं था जितना पहले था। अतेरीय ब्राह्मण, ये बेसिकली एक बुक है जिसमें साफ साफ बेसिकली जो वोमेन्स है उनको इंफीरियर दिखाया गया कि भैया आप लोग कुछ काम के नहीं हो, ऐसा बोला गया है बुक में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, बुक में बोला गया। तो वही बात है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत अजीब तरीके से बोला करते होंगे। ये तो मतलब ये देखो ना, ये देख रहे हो मैरिजेस, ये देख रहे हो कि लड़कियों के पैसे दे रहे हो, लड़की खरीद रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती थी। तो ये जो लेटर वैदिक एज है इसमें बहुत चीजें देखने को मिल रही है। वुमेन का स्टेटस बहुत ज्यादा गिर चुका है भाई, इसको समझो। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, पर देखने को मिल रही है, आप खुद समझो। इसलिए आज के जमाने में क्या करो, पढ़ाई करो, महान बनो। अब महान आप बनोगे, पढ़ाई करोगे, यही इंपॉर्टेंस है और यही करना चाहिए हर इंसान को, हर लड़के को, हर लड़की को, सबको। वर्ड सिस्टम की बात करो तो विकेम रिजिड, हेरिडिटी एंड अनचेंजेबल, भैया रिजिड हो गया है, अब चेंज नहीं होगा। जो बेटा जिसका है, अगर शूद्र का बेटा है तो शूद्र ही होगा, वैश्य का बेटा तो वैश्य ही होगा, और जिसका बेटा जो है वही होगा, ठीक है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का अच्छा खासा डोमिनेशन चल रहा था। वैश्य एंगेज इन ट्रेड एग्रीकल्चर, शूद्र सब जो वैश्य थे वो भैया ट्रेड और एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, जो शूद्र थे वो इन तीनों की सर्व मतलब इन तीनों का बेसिकली सेवा कर रहे थे ऊपर वाले जी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। वायद में आपको पता है क्षत्रिय भी खुश नहीं थे। अब आगे जाके जो बुद्धिज्म और जैनिज्म देखेंगे, क्षत्रिय भी खुश क्यों नहीं थे भैया, ये तो ऊपर थे, ये काहे कुछ नहीं थे। दिक्कत ये थी भैया कि क्षत्रिय कह रहे हैं कि भैया युद्ध हम लड़ रहे हैं, अगल बगल राजाओं में हम जा रहे हैं, पूरा राजपाट हम संभाल रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, खून अपना बहा रहे हैं हम, और तुम आके दो रिचुअल कर रहे हो और कह रहे हो कि तुम महान हो। तो ये तो गलत है, तुम्हारा डोमिनेंस क्यों चल रहा है, हम रिचुअल्स क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात क्षत्रिय उठाते और बाद में जाके हमको 60 से ज्यादा चीजें देख, सॉरी जब बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे तब बता देंगे, ठीक है। टैक्स की बात करें तो बलि, ये बाली नहीं है, बलि इसमें ऑफरिंग और टैक्स देना ये कॉमन हो गया था। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो भैया वही बात है कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन प्लोस एंड एक्सेस, कुल्हाड़ी और जो आयरन प्लोस है ना, फावड़ा जिसको बोलते हैं, फावड़ा ही तो बोलते हैं, नहीं पिलो, अरे जिससे खुदाई होती है, यही तो होता है पिलो पोस, ऐसे चलता चला आएगा और ये खुदाई होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये पिलो और एक्सेस का अच्छा खासा यूज हो रहा था। क्रॉस बीट राइस और यूज ऑफ मैन्योर, मैन्योर जानते हो, खाद का इस्तेमाल करना सीखे थे। बफेलोस, अब जो प्लोइंग के लिए बफेलोस का भी यूज कर रहे थे, पहले बुल्स का, बफेलो का भी, है ना। क्राफ्ट की बात करें तो मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी, ये सब देखने को मिलता था। ट्रेड की बात करें तो बेस्ट, उन्होंने गनास बना लिए थे, जो गिल्ड्स बना लिए थे, ठीक है। अब उसके साथ भी ट्रेड करा करते थे, और ये हमको मतलब हम इसको बाद में देखेंगे, बाद में मतलब जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री खत्म होने वाली होगी ना तब हम इन सब की बात करेंगे। ये गिल्ड्स घना बनाते थे, इनका फायदा क्या होता था। फॉरेन ट्रेड भी क्या करते थे, ये हमको कैसे पता चला, मतलब इनको सी रूट्स के बारे में पता था, क्योंकि हमको ये पता है कि लोग बेबीलोन जो जगह है ना वहाँ से ट्रेड वगैरह किया करते थे। ये बेबीलोन जगह कहाँ जरा मुझे ये बता दो। क्वाइंस इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ठीक है। सतमाना गोल्ड और कृष्णला सिल्वर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। पॉटरी की बात करते हैं लेटर वैदिक, और हाँ पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, बिल्कुल बिल्कुल याद रखो कि लेटर वैदिक में ये चलती थी सिग्निफिकेंस। चलो ठीक है। PGW इज लिंक टू द राइज ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड यूज मार्किंग द ट्रांजिशन टू, चलो कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजियस डेवलपमेंट्स की बात करें तो भैया ये देखो, शिफ्ट फ्रॉम प्रेयर्स टू रिचुअल सेक्रीफाइस, के पहले पूजा करते थे, प्रेयर्स किया करते थे, अब वो क्या बोले कि हम रिचुअल करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, है ना, त्याग करेंगे चीजों का। प्रीस्ट ब्राह्मण्स गेन डोमिनेंस, को ब्राह्मण से उनका डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ गया। दे अब सिर्फ यही अकेले रिचुअल्स कर सकते थे सर, ठीक है। और जो 3 लोग आए, जो 3 नए गॉड इंट्रोड्यूस हुए, क्रिएटर जिनको बोला गया था वो प्रजापति। बाय द वे आप इनको आज क्या है वो, विष्णु ब्रह्मा, इनको ब्रह्मा जी जो हैं उनके नाम से जान सकते हैं। प्रोटेक्टर इनको विष्णु जी बोलते हैं, उनके नाम से जान सकते हैं। और रुद्र इनको बाद में जाके शिवा बोला गया, इनको डिस्ट्रॉयर मानते हैं शिव जी को, ठीक है। उन्हीं की ये बात हो रही है यहाँ पे। मतलब ओल्ड गॉड्स की जो पावर थी या फिर जो ताकत थी या फिर ये कहो इंपॉर्टेंस थी, वो डिक्लाइन हो जाती है। इंद्र अग्नि वरुण लॉस्ट, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। जब जैसा मन करे तब वैसा हो रहा है, मतलब भगवानों की भी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, बढ़ रही है, ये देखो ना सर। बिकेम एलोवेटली कॉस्टली एंड सेंट्रल टू रिलीजन, सेक्रीफाइस भैया बहुत पैसे वाले हो गए थे। ब्राह्मण को बुलाओगे बहुत सारा पैसा मांग लेंगे आपसे, सारे नहीं कुछ लोग, मतलब उसके उस टाइम के हिसाब से तो ऐसे ही था कि भैया दिक्कत हो रही थी सभी को, तभी तो ये जैनिज्म बुद्धिज्म आए, है ना, और बहुत सारे आए। फिर वही बात है, बाद में बताएंगे। फिलोसफी की बात करें तो भैया उपनिषद एम्फसाइज्ड आत्मन, सोल, ब्राह्मण, यूनिवर्सल, कर्म, मोक्ष,
भाई चैप्टर खत्म हो गया, चलो जल्दी से देख लेना है कि उपनिषद एम्फेसाइज करते हैं आत्मन मतलब सोल को, और ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स स्पिरिट को, कर्म को और मोक्ष की बात करते हैं। फिलोसफी राइज ऑफ स्पेकुलेटिव थॉट्स मतलब फाउंडेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी, यहाँ से हिंदू फिलोसफी की स्टार्टिंग फाउंडेशन बन चुकी थी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े सारे के सारे बेसिकली जितने भी लिटरेरी सोर्सेज थे सब पढ़ लिया है हमने भाई, ठीक है, इसलिए कोई बात मत करो मुझे, ठीक है, जितना भी था सबका सब पढ़ लिया है। कंपैरिजन नहीं करा भैया आपने, कंपैरिजन आप करके बताओ ना, आप करके बताओ लेटर और अर्ली में क्या था भाई, पूरा का पूरा कंपैरिजन आपको बताया है। अर्ली में नहीं चलते थे ये, पता है, पहले ऐसे चल रहा था ट्रेड, पहले ये यूज नहीं कर रहे थे बफेलोस को, पहले यूज नहीं हो रहे थे एक्सेस का, पहले ये इतना जरूरी नहीं था, अब तो कॉमन हो गया, समझो पहले वुमेन्स का स्टेटस अच्छा था, सब तो कंपेयर करके बता दिया भैया। ये चल रहा है हर जगह, ये कम नहीं हो रहा है सर, ये सही जगह चल रहा है कि भैया ये जो मेल डोमिनेंस है ये कम नहीं हो रहा है ना, ये तो भैया हर रिलीजन में देखने को मिलेगा। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि भैया हर रिलीजन, मोस्टली ठीक, मुझे माफ कर दो भाई, मोस्ट रिलीजन में देखने को मिलेगा, सब बोलेंगे भैया हमारे में नहीं है, ये हरकत बहुत बेस्ट लगती है अजीब हमको कि हमारे में नहीं है भैया आपके में है, पता नहीं क्या बताएं। चलो इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट एग्जाम के लिए भैया देखो, क्रोनोलॉजी देख लो, वैदिक एज का ये टाइम पीरियड था, अर्ली वैदिक एज ये है, लेटर वैदिक एज ये है, अर्ली वैदिक एज पंजाब शब्द सिंधु, लेटर वैदिक एज ये है, देख लो भाई। आर्यवर्त नॉर्थन इंडिया जिसको मध्य देश, ये सेंट्रल, दक्षिण पद साउथ, अरे यार वो चीज़ भूल गए थे क्या, तो लिखिए सप्त ब्राह्मण आपको पता है मेंशन, ये बताता है कि जंगल काटे गए। ट्रांसलेशन वैदिक से महाजनपदास बने 6th सेंचुरी BC, देखेंगे आर्यंस न्यू सीस रूट्स, इनको के बारे में पता था, मतलब यही सब है सारी की सारी चीज़ें। बट बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं को ये पूरा मैंने पढ़ाया है, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। वर्ण सिस्टम पुरुषोक्त देखे थे, गोत्र देखे थे, आश्रम सिस्टम, वर्ण सिस्टम, वुमेन, अरे वर्ण आश्रम सिस्टम, ठीक है, मैरिज टाइप, अलग अलग टाइप के, गंधर्व, अनुलोम परिलोम, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है ना। जॉइंट फैमिली सिस्टम ये भी देख लेना, स्ट्रॉन्ग किंगशिप टाइज, ऐसा कुछ था तो नहीं जो छोड़ दिया हुआ अपन लोगों ने, ओके। ट्रेड दुहत्री, हाँ वही दूध जो कि मतलब मिलकर जो होती थी ना, और कलर पॉटी देख चुके थे। रैंकास क्या होता है, फॉरेस्ट टैक्स, याद रखेंगे। ये मीडिएटिव मतलब वही मेडिटेशन से रिलेटेड है कुछ और, मतलब इसका ये आप मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा। और रीत, हाँ ये कॉन्सेप्ट ऑफ रीत मतलब रीत को RTA रथ पढ़ते हैं, ठीक है, पर मैं तो RITA ही लिखूंगा, रीत, ऐसी रीत सदा चली आई। और गंधर्व अप्सराएं देख लेना, अप्सराएं सुना है ये नहीं, हाँ। अब भैया क्वेश्चन देख लेते हैं, भैया कठिन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भैया, कठिन क्यों नहीं रखे, क्योंकि जो कठिन जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है भैया, कहाँ बताइए, इसी में बताइए, इसी में नोट्स के टाइम पे जब हम लोग बताते हैं कि इसको पढ़ लेना, इसको देख लेना, बहुत सारे सारे आपके PYQC होते हैं, वो भी अच्छे एग्जाम्स के, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, जल्दी से बहुत सिंपल क्वेश्चन से जवाब दोगे ना दिया। चलो पहले वाले का आंसर बताओ, अक्सनी द वो की पार्ट है सब सिंधु का, इसको और क्या बोला जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। कोई महान व्यक्ति ही होगा जो इसका आंसर बता पाएगा, वरना मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग के बस का है। नहीं भैया हमको आता है, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। मुझे तो सही बताया नहीं यार, मुझे तो बस ये बताया कि रावी को पुरुष नहीं बोलते थे, व्यास को ही कुछ ऐसा कुछ करके बोलते थे, बट यार ये मुझे याद नहीं आ रहा कि भैया अक्सनी को क्या बोलते थे, भैया चेलम बोलते थे कि चेना बोलते थे। जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर बस पहला ही क्वेश्चन इस पे रुक रहे हैं, वरना फिर ऐसा चलाएंगे कि तुम कहोगे अरे 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 चला जा रहा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस पहले ही क्वेश्चन में रुके हुए, पहले ही बता दे रहे हैं, ओके। चलो देख ही लो आंसर, चेनाब हो जाएगा। अर्लीस्ट वेदा कौन सा, जल्दी से इसका भी आंसर बता दो। अब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, अब इसमें भी देखना पड़े तो ऐसा करो कि रहन दो फिर भाई, रहन दो, ठीक है। तो ये तो आंसर आएगा। और वेदा फाउंड इन द 2 फॉर्म, एक ब्लैक एंड वाइट में देखने को मिला जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ये कहाँ देखने को मिलता है, जल्दी से मुझे बता दो यार, नहीं आ रहा है क्या, ये भी तो सिंपल था, आखिर में पढ़े थे ना 2 टाइप के, लास्ट सेकंड था या लास्ट था एकदम, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, ठीक है। देख लेना इनका आंसर, ठीक है, मैं बस क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, आंसर कमेंट करना। हु इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ प्लो, अब लॉर्ड ऑफ द प्लो इसको बोला जाता था, बताया था साफ अलग मेंशन था, देव थे उनका, बाद में जाके इंपॉर्टेंस कम हो गया। अब मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है भाई, तुम ही लोग पढ़े हो तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। चलो कमेंट कर दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर डिस्कस नहीं करना है, तुमको पता है सब एक्सप्लेनेशन आंसर लिखी हुई है। एंशिएंट नेम ऑफ झेलम रिवर, अभी ऊपर देखे थे,
अच्छा ऊपर भैया कुछ और देखे थे, तो अब बता दो ना इसको क्या बोलते हैं, झेलम को क्या बोलते हैं, अक्सिनी नहीं भैया, सरस्वती नहीं भैया, सिंधु नहीं भैया, तो ये लगा दें, ये लगा दें, चलो यही लगा देते हैं। चलो ये हो गया। अब 42% अर्ली वैदिक एज पीरियड, अब 42% जो होगा गोमत होगा, वो तो गोमत से सेवा करने वाला होता है ना, 42% ही होता है। और मुझे लगता है कि यही काऊ को पोजेस करता है, और यही शायद गोमत ब्राह्मण होता है ना, गोमत ब्राह्मण आपको पता है ना, गोपति ब्राह्मण था, गोमत ब्राह्मण था, जो कि बचाया करता था। ये गोघना क्या है ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए, निस्का क्या है ये भी बता दीजिए। ज्वेलरी याद आ रही है, गोल्डन ज्वेलरी पहनने लगे थे, ठीक है, गोमती बताइए। द वॉर ऑफ टेन किंग मेंशन द ऋग्वेदा, आई कौन से मंडल में मेंशन है, फर्स्ट सेकंड सिक्स सेवंथ, जल्दी से बताओ। बाय द वे कौन से मंडल में है ये तो आपको याद ही होगा, ये 7th मंडल में है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका एकदम ठीक हो जाएगा, है ना। अच्छा कौन किस तरफ था, ये 10 राजन युद्ध है, इसमें चलो नेम नहीं लिखो, मुझे बताओ कौन किस तरफ था, एक तरफ कौन था और दूसरी तरफ 10 का नाम मत बताओ, ये बताओ कौन कौन से सेज थे, सेज किन किन सेज के बीच में ये होता है, ठीक है, ये मुझे बता दीजिए। विच वन वॉज प्राइमरली एंगेज इन द कल्टिवेशन एनिमल हस्बेंड्री और लेटर ट्रेड, वही ट्रेड वाली कौन बात कर रहा था, ट्रेड वाली आपको बताया ना कि भैया ब्राह्मण्स तो बड़े थे, क्षत्रिय सेवा करने वाले थे, शुद्ध सबकी सेवा कर रहे थे, तो बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। द चीफ सोशल यूनिट ऑफ द चीफ सोशल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी, सबसे छोटा क्या था, ग्राम, कुल, जना, तो ये हो जाएगा जना। आर्यंस जो सबसे ज्यादा रहा करते थे वो कहाँ पे, जना में, ठीक है, ये मेन सोशल यूनिट थी, ठीक है ना। और वही बात है, राजा इनका हेड हुआ करता था, बड़ी यूनिट उस टाइम की, है ना। विच वेदा कंटेन मैजिकल स्पेल, मैजिकल स्पेल ऋग्वेदा में लगा दें, गलत कर दोगे क्या, ऋग्वेदा में लगा दें, नहीं भैया, यजुर्वेद, सामवेद नहीं, अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लिख दिए थे, तो अब ये मत समझिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं करा तो अच्छे अच्छे करा दिए हैं। जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो आपको भैया स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी ये होता है कि भैया लगभग 2 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें भी असर्शन रीजन बेस्ड करवाए तो आधा घंटा उसमें कम से कम लग जाएगा, तो टाइम फिर बहुत हो जाएगा, इतना नहीं ज़्यादा हो जाए। पूर्व मीमांसा स्कूल किसका, जल्दी से बताओ, और ये याद करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे याद नहीं होगा, फायदा भाई ये देख लेना किसका हो जाएगा, जमीनी का, जामिनी जी का। द भरत क्लैन वॉज फर्स्ट मेंशन, भरत क्लैन सबसे पहले मेंशन कहाँ देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जब हमने 10 युद्ध देखा था 7th मंडल में, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद, ओके, और वो वही बात है कि मंडल में तो यही डिवाइडेड है ना। संस्कृत लैंग्वेज बिलोंग टू, वही सेमेटिक लगा दे, द्रविड़ लगा दे, इंडो यूरोपियन, तो ये लगा दो इंडो यूरोपियन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेदास कितने हैं, 50, 50 नहीं है भाई, 4 है, तो बस ठीक है, सिंपल सिंपल ये आए हैं, PYQs हैं इनमें से कुछ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेदांग कितने, वेदांग भैया 6 हैं। अब कौन कौन से, ये अगर कोई कमेंट करके बता देगा तो अच्छी बात है, लिखा तो नहीं इसलिए मैंने हटा दिया। ऋग्वेदा कितने में डिवाइडेड है, 10 में, चलो ये भी सिंपल था क्वेश्चन था। आर्यन टेक्स्ट वर कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, आर्यन टेक्स्ट को किस, देखो पाली हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, मगधी हो जाएगा, आर्यन टेक्स्ट को किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पाली प्राकृत तो ये बाद में आई चीज है, ठीक है, संस्कृत याद कर लो, प्राकृत में शायद आगे जाके कोई करेगा, कोई महान व्यक्ति, बताओ कौन है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आयरन साइट ऑफ हस्तिनापुर बहुत साउंड है, आयरन साइट हस्तिनापुर की कहाँ देखने मिलेगा, हस्तिनापुर कहाँ है भाई, हस्तिनापुर जहाँ पे वहीं लगा दी, हस्तिनापुर भैया उत्तर प्रदेश में है, तो चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हु वॉज रिगार्डेड एज प्रोटेक्टर ऑफ पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन सब का प्रोटेक्टर कौन था भैया, ब्राह्मण्स नहीं थे, क्षत्रिय कर रहे थे भैया, यही राज कर रहे थे, तो बस क्षत्रिय लगा दो, ठीक है। सोसाइटी में सबसे बड़े ये थे, राज ये कर रहे थे, ठीक है, इसको भी याद रखो, राजा वाला काम। सामवेद इज मेनली रिलेटेड टू यजुर्वेद, सामवेद कुछ है क्या, हाँ सामवेद है तो, अरे यार सामवेद जो रिलेटेड है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म्स ऑफ वरा, अच्छा अच्छा, लॉर्ड विष्णु जी के 10 अवतार हुए, और एक वरा हुआ, एक मनु हुए, एक और राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, और कौन कौन से हुए थे, अभी कली होंगे जो कि लास्ट होंगे, जब कली पुरुष आएंगे, कली पुरुष मतलब दुश्मन, और कली जी जो होंगे वो अवतार लेंगे, ठीक है। तो ये 10 अवतार जो विष्णु जी के, उनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म वारा 2, अच्छा ये डीमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं लिया था इन्होंने, बेसिकली इन्होंने लिया था ताकि ये अर्थ को लिफ्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है, जो पृथ्वी, उसको पानी में डुबा दिया गया था। भैया पृथ्वी को पानी में कैसे डुबाएंगे, पृथ्वी के अंदर पानी, अरे भैया स्पेस में एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा पानी था, एक राक्षस था वो भैया, ऐसे उसके बड़े बड़े सींग थे, नहीं नहीं नहीं, जो बोर का अवतार लेते हैं विष्णु जी, वो बड़े बड़े सींग लेके अपने सींगों पे उठा के ले आते हैं और बचा लेते हैं पृथ्वी को, तो स्पेस में कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे उसने छुपा दिया था अर्थ को, तो रेस्क्यू अर्थ फ्रॉम वाटर, ठीक है, देख लेंगे। विच इज नॉट एज द गोल ऑफ लाइफ इन वैदिक एज, तो काम अर्थ धर्म, ये तो ठीक है, सिद्धि नहीं था, ठीक है, पढ़े थे, ये मत बोलना कि था नहीं, पढ़े थे, ठीक है। मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम इज नोन एज, वैदिक हाइम का जो मेन कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ये शायद नहीं देखा था,
है ना, तो याद रख लो संहिता बोलते हैं। देखा था। पुरुषोक्ता इस मेंशन, पुरुषोक्ता कहाँ पे मेंशन था, ऋग्वेद में लगा दें, याद करो। पुरुषोक्ता कहाँ मेंशन था, कौन से मंडल में, 10th मंडल में ऋग्वेद में, ठीक है। और अरे भाई हो गया चैप्टर, ठीक है। रिवीजन खुद कर लीजिएगा, नोट्स देख लीजिएगा, सारी चीज़ें खुद ही कर लेना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, कोई भी सजेशन हो, कोई भी एडिट आपको नोट्स में लगे, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करानी हो नोट्स में, तो या तो मुझे सीधा डीएम कर देना इस नंबर पे 8957457764। भैया ये तो आपने काट दिया, तो कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कमेंट में मतलब मैसेज कर देना, या तो डिस्क्रिप्शन में नंबर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से सीधा जीमेल का, टेलीग्राम पे कहीं भी टेक्स्ट कर देना आपको कुछ भी चेंज वगैरह कराना हो। बस फिर ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो बताना। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो 3 आंख का आदमी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक आई कर देना, और भाई कमेंट में प्लीज़ थोड़ा बड़ा प्यार कर दिया करो, अच्छा लगता है। प्यार यार करो ना करो, वीडियो शेयर कर दिया करो, चलो ठीक है। ये आप हो, अगर आप वीडियो लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मेरा पता है जान निकल रही है ये सोच के यार वीडियो में म्यूट बटन तो नहीं दब गया था, क्योंकि यार कल मैं रिकॉर्ड करता रहा 1 घंटे और फिर बाद में पता चला वीडियो म्यूट हो गई थी। इतना बुरा लगता है भाई, दिल ऐसे बाहर निकल आता है, बहुत बुरा लगता है। मैं बनाऊंगा नहीं दोबारा वीडियो अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। अभी तो मैं स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।